हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ एक्सरसाइज एक्ट 1915 के बारे में, जो कि हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बारी बारी से इसके एक सेक्शन में देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो हमारा है यहाँ पे सेक्शन 1 है, जो कि बात आपका करता है एक्सटेंट के बारे में। शॉर्ट टाइटल आपका है, तो इसका एक्सटेंट जो आपका ये होल ऑफ छत्तीसगढ़ में आपका ये अप्लाई होगा, ये आपका ये एक्ट छत्तीसगढ़ एक्सरसाइज एक्ट। और इसमें जो याद करने वाली बात ये है कि टोटल सेक्शंस जो है इसके, एक सेकेंड, टोटल सेक्शंस जो है इसके 69 है। टोटल सेक्शंस आपके यहाँ पे 69 है। टोटल आपके जो चैप्टर्स हैं वो आपके 9 है, और जो टोटल शेड्यूल्स हैं वो है 2 है। ठीक है, बात करते हैं लोग अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो वो जो है आपका जो डील करता है, आपका डेफिनेशन पार्ट से आपका डील करता है आपका। ठीक है, तो हम लोग इसमें सारे पार्ट हम लोग इसमें नहीं देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग वही देखने वाले हैं इसमें बारी बारी से। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। तो सेक्शन 2 में हम सबसे पहले हम लोग देखते हैं सब सेक्शन आपका जो है 3, सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 जो आपका है, इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन दिया गया है वो दिया गया है आपका चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी के बारे में। तो जो चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी जो आपका होता है ना, ये वो अथॉरिटी होता है जो स्टेट गवर्नमेंट जिसे डिक्लेयर किया गया है, जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। ठीक है, इस पर्पज़ के लिए, व्हाट द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट के लिए। जैसे पूछ सकता है कि जो चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी है वो कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में। और इसे कौन अपॉइंट करता है, कौन डिक्लेयर किया है इसे, अथॉरिटीज़ ने कौन दिया, किसने दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है। ठीक, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले तरफ। अगला जो हमारी डेफिनेशन है वो है डी नेचर्ड। तो वो आपका सबसेक्शन 5 में आता है आपका डी नेचर्ड। अब ये डी नेचर्ड क्या होता है, तो डी नेचर्ड का मतलब कोई भी चीज़ ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो कि अनफिट माना जाता है उसे डी नेचर की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट आपका डेफिनेशन है, तो वो है आपका एक्सरसाइजेबल आर्टिकल्स की बात करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइजेबल आर्टिकल्स की बात करते हैं। ठीक है, अब एक्सेसिबल आर्टिकल्स जो है आपका, यहाँ पे देखिए आपको 3 बात यहाँ पे कहा गया है कि एक्सेसिबल आर्टिकल्स कौन कौन से होंगे। तो जितने भी आपके अल्कोहलिक लिकर है, जितने भी आपके अल्कोहलिक लिकर है वो आएंगे। जितने भी आपके इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग है, इंटॉक्सिकेटिंग आपके जितने भी ड्रग्स हैं आपके वो आएंगे। इन सब में भी हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंस क्या है, मतलब इसमें अल्कोहलिक लिक्विड में, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स में, सब में क्या डिफरेंस है, वो एक एक करके सारे डिफरेंशन आएंगे। पहले यहाँ समझ लेते हैं कि एक्सेसिबल आर्टिकल्स में किसी से रखा गया, तो अल्कोहलिक लिकर को रखा गया है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग को रखा गया है, और आपका रखा गया है ओपीएम को, और रखा गया आपका ओपीएम को। ठीक है, अब ओपीएम कैसा, तो जैसा आपका डिफाइंड है आपका सेक्शन 2 में एनडीपीएस में, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस में, यानी एनडीपीएस में जैसा आपका डिफाइंड है वो। ठीक है, तो वो ओपीएम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये हो गया आपका। तो एक्सेसिबल आर्टिकल्स में क्या क्या आ गए, तो आपके अल्कोहलिक लिकर आ गए, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स आ गए, और आपका ओपीएम आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सबसेक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट आपका जो है आपका सबसेक्शन है वो आपका 6A है, 26A। ठीक है, अब ये आपका जो डिफाइन करता है वो डिफाइन करता है आपका एक्सरसाइज ड्यूटी एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी। काउंटरवेलिंग ड्यूटी, अब ये क्या है, तो ये आपका एक्साइज ड्यूटी और काउंटरवेलिंग आपका जो ड्यूटी है ये वैसा ड्यूटी है जो आपका जैसा डिफाइंड है। कहाँ डिफाइंड है, तो ये डिफाइंड आपका कॉन्स्टिट्यूशन के आपके 7th शेड्यूल में डिफाइंड है। जैसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 7th शेड्यूल में डिफाइंड है। कहाँ पे, तो लिस्ट 2 में और एंट्री 51 में आपका ऐसा डिफाइंड है आपका। तो उस ड्यूटी की यहाँ बात की जा रही है। ठीक है, एक्सरसाइज ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी। तो 6A हो गया। अब बात करते हैं हम लोग एक्सरसाइज ऑफिसर, तो वो डिफाइंड है आपका सबसेक्शन 7 में डिफाइंड है आपका। ठीक है, अब ये जो है आपका एक्सरसाइज ऑफिसर जो है ये कौन होगा, एक्सरसाइज ऑफिसर। तो ये आपका होगा या तो कलेक्टर होगा, या आपका कलेक्टर होगा, या कोई एनी अदर पर्सन, या एनी अदर पर्सन जिसे कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है अंडर सेक्शन 7। तो या तो कलेक्टर हो सकता है या कोई और पर्सन हो सकता है एक्सरसाइज ऑफिसर, जिसे कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है इस पर्पज़ के लिए। उसके बाद बात करते हैं आपका एक्सरसाइज रेवेन्यू। ये कहाँ डिफाइंड है, तो ये आपका सबसेक्शन 8 में डिफाइंड है आपका एक्सरसाइज रेवेन्यू। ये आपको डिफाइंड है आपका सबसेक्शन 8 में डिफाइंड है आपका। तो एक्सरसाइज रेवेन्यू का मतलब होता है कि जो भी आपके ड्यूटी हो गए, मतलब एक तरह से जो टैक्स हो गया आपका, जो भी आपका ड्यूटी हो गया, टैक्स हो गया, फ़ी हो गया, तो ये सारे चीज़ इंक्लूड होंगे इसमें। पेनल्टी भी हो गया इसमें। लेकिन एक चीज़ जो नहीं आएगा इसमें, वो ध्यान देने की बात है यहाँ पे, तो जो कोर्ट जो आपका फ़ाइन इम्पोज करती है, ठीक है, जो कोर्ट आपका फ़ाइन इम्पोज करती है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। बाकी ड्यूटी आएगा, टैक्स आएगा, फ़ी आएगा, पेनल्टी आएगा, और पेमेंट, अदर पेमेंट, और आपका कॉन्फिस्केशन से जो भी आता है सब कुछ इसमें आएगा। कॉन्फिस्केशन क्या होता है वो आगे देखेंगे। तो ये सारी चीज़ आपके एक्सरसाइज रेवेन्यू में आपका आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपका एक्सपोर्ट। ये कहाँ डिफाइंड है, तो ये डिफाइंड है आपका सबसेक्शन 9 में डिफाइंड है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब ही सिंपल से मीनिंग होता है कि स्टेट से बाहर जा रहा है। तो सीधे बात है आपकी, जो भी चीज़ आपके स्टेट से बाहर जा रहा है तो आपका एक्सपोर्ट कहलाएगा। लेकिन क्या नहीं कहलाएगा, जो कि कस्टम फ्रंटियर में आ रहा है वो नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं फिर सबसेक्शन आपका 11, क्योंकि 10 जो है वो आपका फिर ओमिटेड है। तो अब बात करते हैं इसके बाद एक्सपोर्ट के बाद क्या आएगा, इंपोर्ट ही आएगा। तो वो आपका सबसेक्शन 11 में आपका इंपोर्ट भी सेम उसी तरह का। इंपोर्ट का मतलब ही होता है कि स्टेट के अंदर लाना। ठीक है, अब इंपोर्ट आपके स्टेट के अंदर लाना, लेकिन वो भी सेम उसी तरह कैसा छोड़ के, जो कस्टम फ्रंटियर में आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे डिफाइन किया गया है उसे छोड़कर। ठीक है, तो सबसेक्शन 11 डिफाइंड आपका। तो एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा है उसके बाद ये है आपका सबसेक्शन
11A में, ठीक है। अब ये आपका बात करता है इंटॉक्सिकेंट, ये बात करता है इंटॉक्सिकेंट के बारे में कि इंटॉक्सिकेंट क्या होता है, ठीक है। तो अब इंटॉक्सिकेंट आपका जो है, इंटॉक्सिकेंट को यहाँ पे दो पार्ट में बांटा गया है, या तो आपका वो लीकर होगा या आपका इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स होंगे। अब इसे भी फर्दर डिफाइन किया गया है, वो डिफाइन किया गया है सबसेक्शन 12 में। तो इंटॉक्सिकेंट को पहले डिवाइड किया गया लीकर में और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स में, इसे फर्दर डिफाइन किया गया है आगे सबसेक्शन 12 में। अब 12 क्या बोलता है यहाँ पे, तो सबसेक्शन 12 जो है 2 का यहाँ पे वो बोलता है, लिकर तो हो गया सीधी सी बात, जो भी लिक्विड हो गया वो भी आएगा डिफिनेशन बाद में, लेकिन पहले यहाँ पे इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स को डिफाइन किया गया, तो पहले उसी देख लेते हैं। तो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग क्या है यहाँ पे, जो कि हम लोग बात करें 11A में, जो बात कर रहा है कि इंटॉक्सिकेंट को दो पार्ट में बांटा गया, लीकर में और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स में, ये उसे इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स को डिफाइन करा जा रहा है। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, अब इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स क्या है, अब इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स मतलब होते हैं जितने भी आपके हेम्प प्लांट हो गए, जितने भी आपके, मैं इसे इरेज करता हूँ तो थोड़ा अच्छे से बता पाऊंगा, ठीक है। तो सबसेक्शन में 12 ही बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो जितने भी आपके हेम्प प्लांट होते हैं, जो भी आपके हेम्प प्लांट होते हैं, हेम्प प्लांट किसे कहते हैं, या आपका हो गया कॉमन लैंग्वेज, लेकिन इसका जो बायोलॉजिकल नेम है उसे बोलते हैं कैनबिस सैटिवा, ठीक है। ये आपका बायोलॉजिकल नेम है। तो जितने भी आपके हेम्प प्लांट है, या कैनबिस सैटिवा इसका बायोलॉजिकल नेम है, तो उस प्लांट के आपके जो लीफ हो गए, या तो आपके लीफ हो गए, या आपके उसके स्टाल्क हो गए, या उसके फ्लावर टॉप्स हो गए, तो उस प्लांट का कोई भी ये सब पार्ट अगर है आपका, तो वो आपका आता है आपका इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स में आता है आपका, ठीक। अब ये कैनबिस सैटिवा है क्या, अब यही कैनबिस सैटिवा जो है, जिसको हेम्प प्लांट बोलते हैं, इसी प्लांट से ही आपका बनता है सब कुछ, क्या क्या, तो आपका जिसको हम लोग बोलते हैं भांग बोलते हैं, इसको गांजा बोलते हैं। तो ये जो आपका बनता है इसी हेम्प प्लांट से बनता है, कैनबिस सैटिवा की ही फैमिली से आते हैं, दोनों थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस होता है, लेकिन जो इसका जो मेन जो आपका जो मतलब जो फैमिली है वो कैनबिस सैटिवा ही आपका, उसी को कॉमन लैंग्वेज यहाँ दिया गया, हेम्प दिया गया। तो हेम्प प्लांट के यहाँ जो भी आपके लीव्स हो गए, जो भी आपके फ्लावर टॉप्स हो गए, जो भी आपके फ्लावर हो गया, जो भी स्टॉक हो गया, तो उसे इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में रखा गया है। ये है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में। और क्या इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में आता है, या तो ये आएगा लीव्स, स्टॉक, फ्लावरिंग टॉप या फ्रूटिंग टॉप, जो भी है फ्रूटिंग टॉप्स, या इससे बना हुआ कोई मिक्सचर, या इससे बना हुआ कोई मिक्सचर, ये सब अभी सबसेक्शन 12 ही चल रहा है इसका इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। तो या तो उसके लीव्स आ गए, उसका स्टॉक आ गया, जो भी ड्राइड पार्ट्स हो गए, या इनसे बना हुआ कोई भी आपका मिक्सचर आपका बना हुआ है, या इन, ठीक है, या इनसे बना हुआ कोई भी ड्रिंक आ गया, इनसे बना हुआ कोई भी ड्रिंक आ गया, तो ये आपका सब आएगा इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में आएगा, ठीक है। जो सारे यहाँ पे हेम्प प्लांट की बात हो रहा है यहाँ पे, या तो हेम्प प्लांट के ड्राइड पार्ट्स हो गए वो भी आएगा इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, या हेम्प प्लांट से बना हुआ कोई मिक्सचर या आपका ड्रिंक हो गया वो भी आपका इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में आएगा। या तीसरी बात और कही गई यहाँ पे कि और भी कोई भी एनी अदर ड्रग्स, एनी अदर सब्सटेंस, और भी किसी अदर सब्सटेंस को भी अगर कुछ और भी मिलता है अगर, तो उस अदर सब्सटेंस को भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में स्टेट गवर्नमेंट डाल सकती है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि वो जो ड्रग होगा अदर वाला और जो मिलेगा वो NDPS में डिफाइन नहीं होना चाहिए, मतलब NDPS में डिफाइंड नहीं हुआ होगा तभी वो यहाँ पे इसमें डाल सकती है, ठीक है। तो ये आपका सबसेक्शन 12 हो गया आपका। अब बात करते हैं लीकर, जो हम लोग देखे थे हम लोग वहाँ पे कि जहाँ पे इंटॉक्सिकेंट को पहले बांटा गया था, इंटॉक्सिकेंट को बांटा गया था लीकर, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स में। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स हम लोगों ने समझ लिया कि क्या होता है, तो हेम्प प्लांट वाले जितने भी हो गए। अब आते हैं बात करते हैं लीकर की, तो वो डिफाइंड आपका सबसेक्शन 13 में आपका डिफाइंड आपका लीकर। अब लीकर क्या होता है, लीकर जो ही आपके जितने भी वाइन हो गए, स्पिरिट्स हो गए, ताड़ी हो गया, बियर हो गया, जिसमें भी अल्कोहल कंटेन है, तो वो आपका आता है लीकर में, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 14 आपका है मैन्युफैक्चर। अब यहाँ पे इस एक्ट में जहाँ पर भी मैन्युफैक्चर का बात किया जाएगा, तो मैन्युफैक्चर का मतलब क्या है यहाँ पे, इस एक्ट में मैन्युफैक्चर का मतलब क्या है, तो इस एक्ट में मैन्युफैक्चर का जो मतलब है वेदर नेचुरल या आर्टिफिशियल, जैसे भी किसी इंटॉक्सिकेंट को प्रोड्यूस किया जाए या प्रिपेयर किया जाए, किस किस प्रोसेस से, तो कौन कौन से प्रोसेस को यहाँ पे मैन्युफैक्चर का नाम दिया गया है, तो रीडिस्टिलेशन, रेक्टिफिकेशन, ब्लेंडिंग, कलरिंग ऑफ लिकर। तो ये पार्ट आपका जो है ये आपका मैन्युफैक्चर में आपका आता है। अब ये इस पार्ट को जितने भी आपको वर्ड्स यहाँ पे देख रहे हैं, सारे वर्ड्स अगर ध्यान से देखेंगे तो सारे वाइन के प्रोडक्शन में काम आता है, इसलिए यहाँ पे ये सब वर्ड को यूज़ किया गया। ब्लेंडिंग देखते होंगे वहाँ पे लिखा होता है वाइन के बॉटल पे ब्लेंडेड, तो ये वही है, ब्लेंडिंग हो रहा है, उसका उसमें फ्लेवर आ रहा है, फ्लेवरिंग डाला जा रहा है, तो जो भी हो गया, तो ये सब जितने भी आपकी चीज़ हो गए आपके मैन्युफैक्चर में आपका ये डिफाइंड होता है आपका। तो ये हो गया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे स्पिरिट, अब स्पिरिट कहाँ डिफाइंड है, तो ये डिफाइंड आपका सबसेक्शन आपका 17 में। अब स्पिरिट का मतलब कुछ भी नहीं, स्पिरिट का मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें कि अल्कोहल कंटेन हो, ऐसा कोई भी लिकर जिसमें कि क्या हो, अल्कोहल कंटेन्ड हो बाई ऑब्टेन बाई डिस्टिलेशन, वेदर इट इज़ डीनेचर्ड और नॉट, भले वो डीनेचर्ड हो या ना हो, उसमें अल्कोहल कंटेंट है ऑब्टेन बाई डिस्टिलेशन, उसे कहा गया है स्पिरिट। उसके बाद बात करते हैं ताड़ी, ये कहाँ डिफाइंड है, तो आपका ये सबसेक्शन 18 में डिफाइंड है। ताड़ी का मतलब बहुत ही कॉमन चीज़ है ये, तो ताड़ी क्या है आपका, तो आपका जो जूस हो गया, देखो पाम ट्री हो गया, जो पाम ट्री का जो जूस है उसे ही कहते हैं ताड़ी।
अब वेदर फर्मेंटेटेड या अनफर्मेंटेटेड, या ही वो फर्मेंटेटेड हो या अनफर्मेंटेड हो, दोनों को ही ताड़ी की कैटेगरी में डाला गया है। मतलब उसमें नशा आया हो या नशा नहीं आया हो, ठीक है, फर्मेंटेड हो या नहीं हो, उसे ताड़ी में ताड़ी कहलाता है वो इस एक्ट में, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया आपका बात। अब ये जितने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वो हम लोगों ने देख लिया बारी बारी से। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सेक्शन 4। सेक्शन 4 जो है यहाँ पे आपका वो बात करता है यहाँ पे कंट्री लिकर और फॉरेन लिकर। तो कंट्री लिकर और फॉरेन लिकर जो है ये कौन डिटरमाइन करेगा, कौन डिक्लेयर करेगा कि ये कंट्री लिकर है या फॉरेन लिकर है? ऑब्वियसली बात है ये स्टेट गवर्नमेंट करेगा। बस यहाँ पे यही याद रखना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं हम लोग। रिटेल और होलसेल ये कहाँ डिफाइंड है? तो आपका सेक्शन 5 में डिफाइंड है। आगे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन एक है आपका सेक्शन 6 सेविंग ऑफ इनैक्टमेंट। सेविंग ऑफ इनैक्टमेंट। अब ये सेविंग ऑफ इनैक्टमेंट क्या है? तो ये सेविंग ऑफ इनैक्टमेंट ये है कि ये बताता है कि ये जो एक्ट है ये कौन कौन से एक्ट को अफेक्ट नहीं करेगा, कौन कौन से एक्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये 3 एक्ट को ये अफेक्ट नहीं करेगा। कौन कौन से? तो सी कस्टम एक्ट को, इंडियन टैरिफ एक्ट को और कैंटोनमेंट एक्ट को। ये आपका जो एक्ट है उस पर कोई भी अफेक्ट नहीं डालेगा, तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट एंड पावर के बारे में। अब यहाँ क्या कहा गया है? अब यहाँ पे ये कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, ये देखिए मैं यहाँ पे मैं बस सिर्फ सेक्शन लेके चल रहा हूँ, कौन सा चैप्टर में आ रहा है वो आप देख लीजिएगा। जैसे यहाँ से चैप्टर 2 स्टार्ट है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि सेक्शन नंबर ही पूछे आपसे। अब सीधा सीधा सवाल ये बन सकता है कि स्टैब्लिशमेंट और कंट्रोल जो है वो आपको कौन से चैप्टर में आता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपको चैप्टर 2 में आता है, ठीक है ना। तो कोई जरूरी नहीं कि आप सेक्शन ही पूछें। तो ये आप देखते हैं यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पावर क्या है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है आपका इस पर्पज़ के लिए फॉर द होल या किसी स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द स्टेट के लिए क्या कर सकता है यहाँ पे? तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है, जिसे कि यहाँ पे कहा जाएगा एक्सरसाइज कमिश्नर। कौन कौन से किसे अपॉइंट कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट इस पर्पज़ के लिए, इस एक्ट के लिए, वो देख रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला अपॉइंटमेंट किसका किया गया है? एक ऑफिसर, एक्सरसाइज ऑफिसर, जिसको कि कहा गया है एक्सरसाइज कमिश्नर कहा गया है यहाँ पे। अब ये जो एक्सरसाइज कमिश्नर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। अब जितना भी आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जितना भी आपका सुपरिटेंडेंट करने का काम है, जितना भी आपको मतलब ये देखने का काम है, जितना भी कलेक्शन ऑफ एक्साइज रेवेन्यू है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम एक्साइज डिपार्टमेंट का, वो किसके हाथ में है? वो एक्सरसाइज कमिश्नर के हाथ में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है आपका। उसके बाद फिर एक और यहाँ पे करेगी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट किसका? तो एक पर्सन, कौन पर्सन? तो अदर दैन कलेक्टर के अलावा एक और पर्सन को यहाँ पे अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट, जिसे कि पावर दिया जाएगा और ड्यूटी दिया जाएगा जैसा कि कलेक्टर को दिया गया है, ठीक। उसके बाद फिर और क्या करेगी स्टेट गवर्नमेंट? तो फिर अपॉइंट ऑफिसर और भी एक्साइज डिपार्टमेंट के और भी जो ऑफिसर होंगे एक्साइज डिपार्टमेंट के और भी जो आपके ऑफिसर्स होंगे उसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट को सही लगता है। उसके बाद फिर सी और डी वही है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इसमें और क्या कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट? तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पावर देती है किसे? चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी को, चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी या एक्साइज कमिश्नर जो हो गया उसे, कि वो अपने पावर को डेलीगेट कर सकते हैं। सॉरी यहाँ ये नहीं बताया गया, यहाँ ई नंबर में ये बताया गया है आपका, सॉरी ये गलती हो गया मुझसे। ये ई में ये बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने पावर्स को जो है वो डेलीगेट कर सकती है किसे? चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी को एंड एक्सरसाइज कमिश्नर को। स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर किसे डेलीगेट कर सकती है? 2 लोग को, आपका चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी को और एक्सरसाइज कमिश्नर को जो है अपने पावर को डेलीगेट कर सकती है। लेकिन कौन सा पावर डेलीगेट नहीं करेगी? तो स्टेट गवर्नमेंट जो है पावर टू मेक रूल्स, जो कि इसी एक्ट के सेक्शन 62 में लिखा गया है। तो वो ऑब्वियस बात है कि जो पावर जो रूल्स बनाने का जो पावर है वो तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। तो वो पावर को छोड़ के बाकी सारे पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट सीआरए को यानी चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी को और एक्सरसाइज कमिश्नर को डेलीगेट कर सकता है। उसके बाद फिर आगे बताया गया है इसी में, उसके बाद आगे बताया गया है एफ में कि अब अगर स्टेट गवर्नमेंट जब दे रही है पावर तो उनके पास क्या पावर है? विड्रॉ करने का ही पावर है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर पावर डेलीगेट करने का पावर है तो पावर को विड्रॉ करने का पावर भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। उसके बाद जी में बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ये परमिट करता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या किया? अपना पावर डेलीगेट कर दिया चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी एंड आपका जो एक्सरसाइज कमिश्नर हो गया। तो ये जी में ये बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट इन्हें परमिट करती है कि ये अपने पावर को फर्दर किसी और पर्सन को जो है वो डेलीगेट कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट इन्हें कर दिया डेलीगेट और इन्हें भी पावर देती है कि ये अपने पावर को डेलीगेट फर्दर कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फिर सबसेक्शन अगला 7A में। 7A में बहुत ही आसान सी बात है, फ्लाइंग स्क्वाड। फ्लाइंग स्क्वाड काम ही क्या होता है? फ्लाइंग स्क्वाड काम वही होता है कि जहाँ पर भी कुछ भी सस्पिशन हो रहा है, सस्पिशियस चीज़ अगर हो रहा है आपका, ये एलिज्ड चीज़ अगर हो रहा है किस चीज़ का, तो यहाँ पे एविएशन ऑफ एक्सरसाइज रेवेन्यू, कहीं पर भी ऐसा अगर सस्पेक्टेड है या एलिज्ड है कि एक्सरसाइज रेवेन्यू का इवेशन हो रहा है तो वहाँ पे फ्लाइंग स्क्वाड स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे बात करा जा रहा है कि फ्लाइंग स्क्वाड में कौन रहेंगे, कौन मेंबर रहेंगे? तो एक्सरसाइज ऑफिसर या अदर पर्सन, एक्सरसाइज ऑफिसर
या अदर पर्सन जो है फ्लाइंग स्क्वाड के मेंबर रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी उसे फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज़ एज मे बी कन्फर्ड और इम्पोज अंडर 7। अब बात किया जा रहा है सेक्शन 8, यहाँ चैप्टर 3 स्टार्ट हो गया आपका। यहाँ बात किया जा रहा है कि पावर टू प्रोहिबिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। यहाँ कहा जा रहा है, यहाँ पे ये बात कहा जा रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रोहिबिट कर सकती है थ्रू आउट द स्टेट या किसी स्पेसिफाइड एरिया में, किस चीज़ का, तो इम्पोर्ट का एक्सपोर्ट का या ट्रांसपोर्ट का, या आपका महुआ के इफेक्टिव कंट्रोल के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे पास कर सकता है ऑर्डर। ठीक है, तो प्रोहिबिट कर सकता है क्या क्या, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट, और सुटेबल प्रोविज़न भी बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट ताकि महुआ का इफेक्टिव कंट्रोल हो सके। तो ये बताया गया आपका सेक्शन 8 में। अब बात करते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 में क्या बताया गया, रेस्ट्रिक्शन मतलब ये बताया गया यहाँ पे कि कोई भी इंपोर्ट हो गया, कोई भी एक्सपोर्ट हो गया, कोई भी ट्रांसपोर्ट हो गया, किस चीज़ का, इंटॉक्सिकेंट का। कोई भी इंपोर्ट हो गया, कोई भी एक्सपोर्ट हो गया, कोई भी ट्रांसपोर्ट हो गया, किस चीज़ का, इंटॉक्सिकेंट का, वो नहीं किया जाएगा। कब तक, जब तक कि जो ड्यूटी है वो पेड नहीं कर दिया गया है या बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं कर दिया गया है। दूसरा बात, जो भी कंडीशन अगर कोई है, जब तक कि वो दोनों चीज़ फुलफिल नहीं कर दिया गया, तो ड्यूटी पेड है पर करना जितना वो पे करना पड़ेगा या बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है, और अगर कोई कंडीशन है फुलफिल करना जरूरी है तो वो भी फुलफिल करने के बाद ही, ये दोनों काम पूरा करने के बाद ही इंटॉक्सिकेंट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ये कहा गया है सेक्शन 9 में, रेस्ट्रिक्शन। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन आपका, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन तो लगा दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि रेस्ट्रिक्शन तो लगा दिया, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा लाइसेंस या पास। अब ये पास कौन देगा, यहाँ पे पास डिफाइंड है आपका सेक्शन 10 में, पास आपका डिफाइंड है 10 में कि अगर किसी पर्सन को के पास अगर जो लिमिट है इंटॉक्सिकेंट का वो प्रिस्क्राइब से ज़्यादा है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर रखा है कि कितना लिमिट तक आप रख सकते हैं इंटॉक्सिकेंट को अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी है। तो अगर किसी पर्सन के पास अगर प्रिस्क्राइब लिमिट्स अगर ज़्यादा है और उसका वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट करना चाहता है तो उसके लिए क्या लगेगा, पास लगेगा। क्या लगेगा, पास लगेगा। तो ये कहा गया पास कहाँ मिलेगा आपका, रिक्वायरमेंट ऑफ पास, ये आपका सेक्शन 10 में आपका बताया गया कि रिक्वायरमेंट ऑफ पास है किस चीज़ के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट के लिए, कि अगर एक्सीड कर रहा है आपका क्वांटिटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने आपका प्रिस्क्राइब कर रखा है, स्टेट गवर्नमेंट ने जो लिमिट आपका प्रिस्क्राइब कर रखा है, अगर उससे आपका लिमिट आपका एक्सीड होता है तो आपको क्या चाहिए, पास चाहिए। ये कहा गया है सेक्शन 10 में। अब बात करते हैं कि पास इशू कौन करेगा, तो ये कहा गया आपका सेक्शन 11 में कि पास जो है वो आपका दो लोग इशू करते हैं, या तो आपका पास इशू करेगा कलेक्टर या आपका पास इशू करेगा आपका एक्साइज कमिश्नर। ठीक है, तो यहाँ ये बताया गया कि पास इशू कौन करेगा, या तो कलेक्टर आपका इशू कर सकता है या आपका एक्साइज कमिश्नर इशू कर सकता है। और क्या बात बताया गया यहाँ पे, और ये बात क्या बताया गया कि पास जो है वो दो तरीके के होते हैं, 2 काइंड से पास होता है। कौन कौन से आपके, तो एक आपके होते हैं जनरल पास और एक होते हैं आपके स्पेशल पास, जनरल एंड स्पेशल। ये हो गया आपके 11 खत्म। अब बात करते हैं आपका 12। अब बात किया जा रहा है कि पास इशूड बाई अदर अथॉरिटी। अब अगर अदर अथॉरिटी ने अगर कोई मतलब और भी कोई अदर अथॉरिटी है उसने अगर पास इशू किया है तो वो कैसा होगा, तो वो डीम्ड पास होगा, वो डीम्ड पास होगा। और ये भी डिसाइड कौन करेगा, ये पूछ सकता है कि अगर अदर अथॉरिटी ने अगर कोई पास दिया है तो वो डीम्ड पास होगा या नहीं होगा, तो ये डिसाइड करने का पावर किसके पास है, तो ये डिसाइड करने का पावर है एक्साइज कमिश्नर के पास। तो ये कौन से सेक्शन में है, ये आपको सेक्शन 12 में कहा गया है अदर अथॉरिटी के बाद कि अगर कोई और अगर इशू करता है तो फिर जो एक्साइज कमिश्नर है वो डिसाइड करेगा कि हाँ ये आपका डीम्ड पास है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। अब नेक्स्ट सेशन आपका लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ इंटॉक्सिकेंट। अब यहाँ कहा गया यहाँ पे कि लाइसेंस जो है वो रिक्वायर्ड होगा मैन्युफैक्चर ऑफ इंटॉक्सिकेंट के लिए। कौन कौन सी चीज़ के लिए यहाँ पे लाइसेंस चाहिए ही चाहिए, किस किस काम के लिए, कि कोई भी हेम्प प्लांट जो है वो कल्टीवेट नहीं होगा बिना लाइसेंस के, कोई भी इंटॉक्सिकेंट जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं होगा या कलेक्ट नहीं होगा बिना लाइसेंस के, कोई भी ताड़ी जो है वो नहीं निकाला जाएगा, टैप नहीं किया जाएगा बिना लाइसेंस के, कोई भी लिकर जो है उसे बॉटल्ड नहीं किया जाएगा बिना लाइसेंस के, कोई भी ब्रियोरीज जो है जहाँ पे वाइन बनते हैं आपका, तो कोई ब्रियोरीज जो है तो वो इस्टेब्लिश आपका कंस्ट्रक्ट आपका नहीं होगा, कोई पर्सन जो है मतलब पोजीशन आपका मतलब होता है जिससे मतलब नो पर्सन शैल कीप या पोजेस एक्सेप्ट ताड़ी जो इंटॉक्सिकेंट के कहाँ में क्या लिखा है जी, अच्छा ये बोला, ये हो गया। उसके बाद कोई भी जो आपका पर्सन है वो आपका किसी भी तरह का अपैरेटस, इसे मैं डील पहले करता हूँ यहाँ पे, कोई भी पर्सन जो है वो किसी भी तरह का अपैरेटस मतलब किसी भी तरह का आपका जो आपका इक्विपमेंट है, आपके बर्तन है, जो कि ऐसे बर्तन, ऐसे यूटेंसिल्स, ऐसे आपके मतलब चीज़ जो कि आपके वाइन वगैरह बनाने के काम में आते हो, तो वो सब चीज़, या कोई भी आपके हेम्प प्लांट के काम में आते हो, किसी भी तरह का इंटॉक्सिकेंट बनाने के काम में आते हो, तो उस तरह का अपैरेटस भी वो अपने घर में नहीं रखेगा, अपने पास वो पोजेस नहीं करेगा। एक्सेप्शन क्या है, ताड़ी का।
तो ताड़ी उतारने का सामान आपके पास है तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका छूट है। लेकिन बाकी अगर वाइन बनाने का सामान आपके पास है तो वो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए आपका। ये कहा गया है सेक्शन 13 में। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 14, इस्टेब्लिशमेंट और लाइसेंसिंग ऑफ डिस्टिलरीज और एंड वेयर हाउसेज। अब यहाँ कहा गया है आपका कि 14 बस इतनी सी बात कही गई है कि एक्साइज कमिश्नर जो है वो इस्टेब्लिश कर सकता है या डिसकंटिन्यू कर सकता है, इस्टेब्लिश कर सकता है या डिसकंटिन्यू कर सकता है किसी भी वेयर हाउस को, डिस्टिलरी को। 14 में बात कहा गया है। अब बात करते हैं, हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेक्शन 15, अब सेक्शन 15 में कहा गया है, तो सेक्शन 15 में बस ये बात कहा गया, विदाउट सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट नो इंटॉक्सिकेंट शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम एनी ब्रूअरीज वेयर हाउस अनलेस ड्यूटी पेड और बॉन्ड। ये यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी आपका जो ब्रूअरीज है, वाइन हो गए, तो वो ब्रूअरीज जो है, सॉरी मतलब कोई भी आपका जो वो है मतलब इंटॉक्सिकेंट है, वो ब्रूअरीज से या वेयर हाउस से रिमूव नहीं किया जाएगा जब तक कि ड्यूटी पेड नहीं है या बॉन्ड एग्जीक्यूट आपका नहीं किया गया है। तो ये आपका कहा गया, क्योंकि आप देखते होंगे वाइन की बॉटल पे लिखा रहता है ड्यूटी पेड, ये उसी ड्यूटी की बात कर रहा है यहाँ पे, ड्यूटी पेड। ठीक है, ये सेक्शन 15 में कहा गया ये बात। अब बात करते हैं सेक्शन 16 के बारे में। यहाँ कहा गया है पोजीशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट जनरली। अब ये यहाँ पे कहा गया, ये इसी बात की यहाँ पे मैं पिछले सेक्शन में बात कर रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है एक लिमिट प्रिस्क्राइब किया गया है कि इतना आप इंटॉक्सिकेंट का पोजीशन आप कर सकते हैं, उस लिमिट तक अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। उससे अगर एक्सीड करता है तो लाइसेंस चाहिए आपको। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है मे प्रिस्क्राइब अ लिमिट, स्टेट गवर्नमेंट जो है लिमिट प्रिस्क्राइब कर सकता है कि ये आपके पास इतना क्वांटिटी तक है तो कोई दिक्कत नहीं, लाइसेंस के पास नहीं चाहिए होगा। लेकिन ये भी आपका जो सेक्शन 16 है ये किस पे अप्लाई नहीं होता है, तो ये आपका फॉरेन लीकर पे आपका ये अप्लाई नहीं होता है आपका, जो कि पोजीशन में है किसके, कॉमन कैरियर या वेयर हाउस मैन के पास अगर है तो उस पर ये अप्लाई नहीं होता है। और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो प्रोहिबिट कर सकती है किसी पोजीशन आपका इंटॉक्सिकेंट का किसी खास पर्सन के लिए या क्लास ऑफ पर्सन के लिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग लाइसेंस फॉर सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट। अब यहाँ कहा जा रहा है कि सेल, अब यहाँ तक हो गया कि मैन्युफैक्चर का हो गया, आपका एस्टैब्लिशमेंट वगैरह था वेयर हाउस का, डिस्टिलरी का। अब यहाँ पे हो गया आपका बात किया जा रहा है सेल के लिए कि लाइसेंस फॉर सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट। तो कोई भी आपका जो इंटॉक्सिकेंट है वो नहीं बेचा जाएगा जब तक कि क्या नहीं है आपके पास, जब तक कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, जब तक कि आपके पास लाइसेंस नहीं है। यहाँ पर लेकिन प्रोविज़न है कि अगर किसी इंसान के पास, किसी पर्सन के पास अगर ताड़ी ड्रॉ करने का, ताड़ी का यहाँ पे एक्सेप्शन है, ताड़ी का हर जगह एक्सेप्शन है यहाँ पे, तो किसी इंसान के पास अगर ताड़ी को ड्रॉ करने का एक्सेप्शन है तो उसे बेचने के लिए अलग से उसके पास लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके पास निकालने का है अगर अधिकार तो सेल करने का भी राइट है। उसके बाद और किस पे आपका यहाँ पर रोक टोक है, तो हेम प्लांट उसको नहीं सेल कर सकता है। फिर यही बात है यहाँ पे कि ये आपका फॉरेन लीकर पे आपका ये अप्लाई नहीं होता है कि अगर किसी पर्सन के पास अगर फॉरेन लीकर अगर है तो फिर अगर वो किसी और को बेचा जाता है या उसके बिहाफ पे, कब जब वो चला जाता है या मर जाता है तो उसके बाद वो बेचा जाता है, तो फिर ये उस पर अप्लाई नहीं होता है। यार ये कुत्ते दिन भर भौंकते रहते हैं। अब सेक्शन 17 में एक चीज़ मैं भूल गया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब 17 में ही आपका सबसेक्शन आपका 3 आया है यहाँ पे, जो कि आपका 17 अमेंडमेंट 2017 में आया है आपका अमेंडमेंट, कि ये जो है आपका कहा गया है कि कोई भी जो आपका जो वाइन शॉप वगैरह है वो 500 मीटर से अवे होना चाहिए, किसी भी हाईवे से 500 मीटर से अवे होना चाहिए। ये आपका 17 सबसेक्शन 3 में कहा गया ये बात। उसके बाद देखते हैं हम लोग 18 19 जो आपका वो लीज से रिलेटेड है, 18 और 19 वो आपका लीज से रिलेटेड है। अब बात करते हैं सेक्शन आपका 20, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ लिकर इन मिलिट्री कैंटनमेंट। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि अगर मैन्युफैक्चर और सेल अगर हो रहा है मिलिट्री कैंटनमेंट के एरिया में तो वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर जो है उनको नॉलेज होना चाहिए और उनका कंसेंट भी लेना होगा। तो ये आपका सेक्शन 20 में दिया गया है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 22 में, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेल्स अंडर 21 एंड वुमेन एनी। अब यहाँ कहा गया है कि जिस प्रेमिसेस में ये सब चीज़ बन रहा है, इंटॉक्सिकेंट वगैरह, वाइन वगैरह जो भी है, तो वहाँ पे कोई भी मेल्स जो कि 21 ईयर से नीचे है उसे एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा, उसे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखा जाएगा। और वेमेन किसी भी एज की हो वो रखा नहीं जाएगा आपको वहाँ पे, ये कहा गया है सेक्शन नंबर 22 में। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 23 में, प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ लिकर टू पर्सन, मतलब जो भी आपका जो पर्सन जो कि 21 ईयर से नीचे है उसे लिकर सेल नहीं किया जाएगा, ये आपका कहा गया है 23 में, सेक्शन नंबर 23 में कही गई ये बात। और भी कुछ है तो देख लेता हूँ इसमें 23, ठीक है। और बात करते हैं 23A। तो 23 जो ए है ये यहाँ बात किया गया कि प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट रिलेटिंग टू लीकर। ये यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रोहिबिट करता है, यहाँ पे ये एक्ट जो है ये प्रोहिबिट करता है यहाँ पे कि एडवर्टीजमेंट किसी भी तरह का इन एनी वे लीकर से रिलेटेड जो है वो आपका एडवर्टीजमेंट नहीं किया जाएगा। ये सेक्शन नंबर 23A बताता है यहाँ पे। और अगर कोई करता भी है तो क्या होगा, उस पर फाइन लगेगा 2000 रुपये का, उस पर फाइन लगेगा 2000 रुपीज़ का, या 6 मंथ्स का आपका इम्प्रिजमेंट है या बोथ है आपका। तो 23A में बताया गया ये बात आपका। और 23A में ठीक है ये हो गया। और बात करते हैं आपको
अब 24 देखते हैं, क्लोजिंग ऑफ शॉप्स फॉर सेक ऑफ पब्लिक पीस। अब इसमें क्या कहा गया है, अब इसमें ये कहा गया है कि जब भी मतलब ऐसा कोई मतलब सूचना मिले, अगर डीएम को ऐसा कोई सूचना मिले कि कोई अनलॉफुल असेंबली होने वाला अप्रहेंडेड है या अकर्स हो रहा है, अप्रहेंडेड है या अकर्स हो रहा है, तो डीएम जो है उस पीरियड के लिए अगर उसे लगता है कि हाँ ये करना चाहिए तो शॉप्स को वो क्लोज करवा सकता है। कब? जब राइट का या अनलॉफुल असेंबली का अप्रहेंडेड हो रहा है या अकर्स हो रहा है। ये कहा गया आपका सेक्शन नंबर 24 में कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो आपका वो उस शॉप को बंद करवा सकता है, या अगर वो नहीं है तो मजिस्ट्रेट ऑफ एनी क्लास जो कि प्रेजेंट है वो भी शॉप को जो है वो क्लोज कर सकता है जितना टाइम तक उसको सही लगता है। अब यहाँ ये बात है कि अगर दोनों ही नहीं है तो अब अगर यहाँ पे है कि इफ राइट अकर्स, अगर राइट अकर हो गया आपका, यहाँ पे अप्रीहेंशन की बात नहीं की जा रहा है, यहाँ हो रहा है कि राइट अगर हो गया है तो जो लाइसेंसी है, यहाँ पर लिखा गया वर्ड लिखा गया शैल, कि अगर राइट अगर हो गया है तो लाइसेंसी शैल क्लोज शॉप, तो उसे जो है शॉप जो है वो क्लोज करना ही है बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी ऑर्डर के। तो कौन कौन बंद कर सकता है? तो डीएम आपको बंद कर सकता है अगर उसे लगता है कि हाँ राइट या अनलॉफुल असेंबली अप्रहेंड या अकर्स हुआ है। फिर आपका जो मैजिस्ट्रेट है वो किसी भी क्लास का वो भी बंद करवा सकता है, या अगर आपका जो राइट अगर हो गया है तो लाइसेंसी को बंद करना ही करना है बिना किसी ऑर्डर के। फिर यहाँ पे एक और बात कहा गया यहाँ पे कि जब मैजिस्ट्रेट आपका इशू करता है आपका अंडर सेक्शन 2 में, तो वो कलेक्टर को लेकर इन्फॉर्म करेगा कि हाँ ऐसा ऐसा बात है कि हाँ इस तरह का अप्रहेंशन हुआ है या हो गया है, इसी कारण से शॉप आपका बंद किया जा रहा है। ये आपका कहा गया बात सेक्शन नंबर 24 में। अब बात करते हैं यहाँ पे 25, ड्यूटी ऑन एक्सेसिबल आइटम्स। हाँ, तो यहाँ बात किया जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ड्यूटी लगा सकती है, किस पे? एक्साइज ड्यूटी लगा सकती है, किस पे? सब पे लगा सकती है, लेकिन किसे छोड़ के? तो मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन के काम में जो आ रहा है उस पर, उसे छोड़कर स्टेट गवर्नमेंट जो है ड्यूटी एक्सेसिबल आइटम पे लगा सकती है। व्हेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है या मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, लेकिन किसे छोड़ के? तो ये पूछ सकता है कि किससे छोड़ कर लगा सकती है, तो मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन के काम में जो भी आपका आ रहा है तो उसे छोड़कर स्टेट गवर्नमेंट जो है ड्यूटी लगा सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कहा गया 25 में कि स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी एक्साइजेबल आइटम को चाहे तो एग्जेम्प्ट भी कर सकती है, कि अगर कोई साइजेबल आर्टिकल्स है आपका तो उसे ड्यूटी से एग्जेम्प्ट करना है, तो ये भी पावर किसके पास है? ये भी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है। ड्यूटी रेट जो है वो भी वैरी करता है। अब हर आर्टिकल्स का अलग अलग किस तरह से वो उसका क्वालिटी क्या है, उसका यूज़ कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो कौन से प्लेस में होता है, इन सबको मद्देनजर रखते हुए जो ड्यूटी जो है वो वैरी भी कर सकता है। और साथ ही साथ एक और बात यहाँ पे कहा गया है कि 10% जो है सरचार्ज लगेगा, 10% जो है सरचार्ज लगेगा, जो कि आपका विच शैल बी ट्रांसफर टू रूरल एरिया एंड अर्बन लोकल बॉडीज ऑन बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। ये तो लगेगा जब वो ड्यूटी है, उसके अलावा 10% आपका सरचार्ज भी लगेगा आपका, जो कि कहाँ ट्रांसफर होगा, किस चीज़ के लिए होगा? तो रूरल और अर्बन जो लोकल बॉडीज़ है उनके जिस हिसाब से पॉपुलेशन है उन हिसाब से उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाएगा उनके डेवलपमेंट के लिए। और क्या गया यहाँ पे बात, यहाँ पे सबसेक्शन 3 में कहा गया, 25 की बात चल रही है यहाँ पे, तो कहा गया यहाँ पे कि जिस पे सी कस्टम एक्ट या इंडियन टैरिफ एक्ट लगा हो तो उस पर अलग से फिर ड्यूटी नहीं लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे सबसेक्शन 4 में कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इन्हांस या रिड्यूस कर सकती है रेट को, और साथ ही साथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी इंपोज कर सकती है फ्रॉम अ डेट बट नॉट अर्लियर देन कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर चाहे स्टेट गवर्नमेंट तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी किसी डेट का लगा सकती है, लेकिन किसी फाइनेंशियल ईयर से पहले का नहीं, उसी फाइनेंशियल ईयर में, उसके पहले के फाइनेंशियल ईयर से नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 25। अब बात यहाँ पे 26 की बात कर रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद कर सकते हैं कि हाँ वेज ऑफ लिवाइंग सच ड्यूटी। अब यहाँ पे किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ड्यूटी लगाएगी, तो ये आपका है वेज, तो वेज ऑफ लिवाइंग ड्यूटी कैसे होगा 26 में डिफाइंड है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 28 का, फॉर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस। अब ये यहाँ पे जो बात है, जो लाइसेंस जो पहले में पढ़ चुके हैं कि लाइसेंस और पास जो भी है आपका, तो जो आपका जो फॉर्म्स है एंड कंडीशन लाइसेंस का उसमें क्या क्या रहेगा, तो उसमें क्या क्या रहेगा, तो ये बताया जाएगा कि उसका फीस कितना है, उसका पीरियड कितना है, उसको कि लाइसेंस जो है उसका फ़ीस कितना है, उसका पीरियड कितना है। अब लाइसेंस में किसी तरह का अगर आपका वो दिया हो गया कि हाँ ये आपका रेस्ट्रिक्शन है कि आप ये नहीं कर सकते, तो वो रेस्ट्रिक्शन लिखा रहेगा उस पर, और कोई कंडीशन अगर फॉलो करना है तो वो कंडीशन भी दिया रहेगा उसमें। तो आपको कहाँ बताया गया कि फॉर्म कैसा रहेगा लाइसेंस का, तो 28 में बताया गया फॉर्म्स ऑफ लाइसेंस। अब बात करते हैं पेमेंट ऑफ सुपरविजन चार्ज। अभी 28A में शायद ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है मेरे ख्याल से। अब पेमेंट ऑफ सुपरविजन चार्ज जो है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है मे डायरेक्ट दैट मैन्युफैक्चर या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ट्रांसफर जो भी हो रहा है आपका इंटॉक्सिकेंट का या हेम्प का, आपका इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसी भी इंटॉक्सिकेंट या हेम्प प्लांट का, वो किसी सुपरविजन में होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है यहाँ पे कि वो बोल सकती है कि जो आपको जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसी चीज़ का इंटॉक्सिकेंट या आपका जो भी आपका हेम्प प्लांट जो भी आ गया, तो वो किसी न किसी के सुपरविजन में होगा, किसी सुपरविजन में होगा। किसके सुपरविजन में होगा भाई, तो वो सुपरविजन होगा किसी भी एक्सरसाइज स्टाफ, एक्सरसाइज कमिश्नर के, एक्सरसाइज स्टाफ हो गया कोई,
एक्साइज कमिश्नर हो गया, तो उनके सुपरविज़न में होगा, जिसको स्टेट गवर्नमेंट सही मानती है कि हाँ इसके सुपरविज़न में ये होना चाहिए। तो उस पर्सन को जो दिया जाएगा आपका वो सब जो चार्ज, तो ये कौन पे करेगा, तो वही कंपनी जो है मतलब जो मैन्युफैक्चर कर रही है ये वही पे करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा, सुपरविज़न चार्ज भी उसी को पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 29 पावर टू टेक सिक्योरिटी फ्रॉम लाइसेंसी। तो यहाँ पे बस ये सिंपल सी बात है यहाँ पे कि जो अथॉरिटी जो आपका अथॉरिटी है जो लाइसेंस आपको दे रही है, ग्रांट कर रही है, वो चाहे आपका मे रिक्वायर द लाइसेंसी टू एग्जीक्यूट अ काउंटर पार्ट एग्रीमेंट, वो उससे चाहे तो कुछ आपका सिक्योरिटी भी उससे ले सकती है, उससे जिससे वो लाइसेंस दे रही है उससे कुछ सिक्योरिटी भी वो ले सकती है। तो ये आपको बताया गया सेक्शन नंबर 29 में। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सेक्शन नंबर 30 में आपको ये बताया गया है आपका कि टेक्निकल डिफेक्ट या इरेगुलरिटीज़ अगर ये ओमिशन है, मतलब किसी को अगर दिया गया है लाइसेंस दिया गया है, उसमें अगर किसी तरह का अगर टेक्निकल डिफेक्ट है, किसी तरह कोई ओमिशन है, कुछ भी है, तो वो आपका जो पास है, आपका लाइसेंस है, वो इनवैलिड नहीं होगा इन सब कारण से। अब यहाँ पर एक बात है, अब किसी तरह का जो आपका डिफेक्ट आया है या किसी तरह का ओमिशन आया है, अब ये जो या किसी तरह का टेक्निकल एरर आया है, तो क्या वो है सच में ऐसा है कि नहीं, ये डिफेक्ट है कि नहीं, ये डिसीजन कौन लेगा, तो ये डिसीजन जो है एक्साइज कमिश्नर लेगा। तो ये जो आपका आपका डिसीजन है वो एक्साइज कमिश्नर लेगा आपका। ये कहा गया सेक्शन 30 में। अब बात करते हैं पावर टू कैंसिल लाइसेंस। अब कैंसिल करने का जो पावर है वो किस में दिया गया है, वो दिया गया है आपका सेक्शन नंबर 31 में। आप कब कैंसिल कर सकते हो, सीधी सी बात है, कब कैंसिल हो सकता है लाइसेंस, कि अगर आपका ड्यूटी पेड आपका नहीं किया गया है, ड्यूटी पे नहीं किया गया, या कोई कंडीशन होगा वो ब्रीच किया गया है, या जो मालिक है वो क्या किया गया है, वो कन्विक्टेड हो गया है, किसमें, डेंजरस एक्ट में, डेंजरस ड्रग एक्ट में कन्विक्ट कर लिया गया है उसे, या तो ड्यूटी पेड नहीं किया उसने, या कोई कंडीशन था वो ब्रीच हो गया है, या उसे कन्विक्ट कर लिया गया है किसमें, डेंजरस ड्रग एक्ट में, या आईपीसी में आपका, और किसमें कन्विक्ट कर लिया गया है, कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस में, इसमें उसको कन्विक्ट कर लिया गया है। तो फिर क्या करते हैं, जिस अथॉरिटी ने उसे दिया है लाइसेंस, वो अथॉरिटी उसे कैंसिल भी कर सकती है। अब बात की जा रही है पावर टू विड्रॉ लाइसेंस। अब यहाँ पे बात है यहाँ पे कि अगर जो आपका जो कंडीशन लिस्टेड था 31 में, यानी कि ड्यूटी पे नहीं किया या किसी कंडीशन का ब्रीच या कन्विक्टेड ही किया गया, अगर वो सब के अलावा कोई अगर कॉज अगर आ रहा है जो कि 31 में नहीं दिया गया है, तो फिर क्या करेगा, यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो विड्रॉ कर लेगा लाइसेंस। सेल लिमिट अ सम इक्वल टू अमाउंट ऑफ फीस पेबल फॉर 15 डेज। तो 15 डेज़ का जो भी अमाउंट बनता है वो उसको रिमिट कर दिया जाएगा, ठीक है, कि हाँ ठीक है, आपको जो आपका अमाउंट बन रहा है आपका वो दे दिया जाएगा आपका, और उसके बाद उसे 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पे दो तरीक़ा से, यहाँ पे या तो आपका वो तुरंत इमीडिएट उसी टाइम आपको विड्रॉ कर सकता है अथॉरिटी, या 15 डेज़ का टाइम दे कर सकता है आपका। तो अगर आपका तुरंत कर रहा है तो इस वाले में, इमीडिएट वाले में आपका कंपनसेशन भी देगा वो अथॉरिटी, ठीक है, मतलब जो आपका रिमिट जो को वो सम कर रहा है वो तो करेगा ही करेगा 15 डेज़ का, ठीक है, जो भी है, लेकिन आपका कंपनसेशन भी दिया जाएगा। अब वो कंपनसेशन कितना होगा ये कौन डिसाइड करेगा, तो वो डिसाइड करेगा आपका एक्सरसाइज कमिश्नर डिसाइड करेगा। तो इस वाले में आपका कंपनसेशन भी दिया जाएगा अगर इमीडिएट विड्रॉ किया जा रहा है तो, और वही अगर 15 डेज़ नोटिस दे किया जा रहा है तो रिमिट जो कर रहा है वो सम 15 डेज़ का वो दिया जाएगा। अब बात किया जा रहा है यहाँ पे सरेंडर ऑफ लाइसेंस, कि अगर जिसे लाइसेंस दिया गया है वो खुद ही क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है, तो उसे 1 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। अगर वो खुद ही अगर आपका क्या कर रहा है, लाइसेंस सरेंडर कर रहा है, तो 1 मंथ का उसे नोटिस देना पड़ेगा, प्लस जो भी आपका रिमाइंडर जो फीस है वो देना पड़ेगा उसे। तो नोटिस किसको देगा, ये कलेक्टर को देगा जी, और जो फीस आपको जो भी उसका रिमाइंडर कुछ अगर बचा हुआ है तो वो उसे देना पड़ेगा। अब बात करते हैं 34 में। अब यहाँ से चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हो गया। ये यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, यहाँ से तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि थोड़े यहाँ पे टेक्निकल चीज़ें काफ़ी पनिशमेंट है अलग अलग। अब यहाँ बात किया जा रहा है कि पेनल्टी फॉर अनलॉफुल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, डिपोजिशन या सेल एक्सेट्रा। अब यहाँ किया जा रहा है बात कि अगर कोई मतलब ट्रांसपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है किसी इंटॉक्सिकेंट का, या कल्टीवेट करता है, कोई भांग का पौधा लगा रहा है, या मतलब कोई ताड़ी उतार रहा है, टैप कर रहा है, या कोई ब्रिवरीज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है बिना लाइसेंस के, अनलॉफुली कर रहा है, तो इस तरह की चीज़ अगर करता है तो उसे जो पनिशमेंट है, या कोई इंटॉक्सिकेंट ब्रिवरीज में रिमूव कर रहा है, वहाँ से बॉटल्ड कर रहा है, उसे बेच रहा है, जो भी कर रहा है, मतलब जितने भी अनलॉफुली कर रहा है इसका काम, लाइसेंस के बिना कर रहा है, तो उसे कितना पनिशमेंट होगा, तो उसका जो पनिशमेंट होगा आपका वो 6 मंथ से वो आपका 6 मंथ से आपका जा सकता है, एक्सटेंड अप टू 2 ईयर्स तक हो सकता है। एंड लिखा हुआ है, एंड फाइन होगा आपका 10,000 से 50,000 तक, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम के लिए है। अब यहाँ पे हर जगह फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम आएगा, तो अगर पहली बार अगर वो कर रहा है, अनलॉफुली मैन्युफैक्चर कर रहा है इन सब चीज़ों का, किसी ने भांग का पौधा ही लगा दिया, या किसी ने ताड़ी निकाल लिया, या किसी ने अपना ब्रिवरीज खोल के खुद से शराब बनाने लगा, तो पहली बार अगर कर रहा है तो 6 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक फाइन जो है वो एंड लिखा हुआ ये लगेगा, 10,000 से 50,000 तक लगेगा। लेकिन अगर वही पर्सन अगर दूसरी बार कर रहा है, अगर वही पर्सन अगर दूसरी बार अगर कर रहा है, तो फिर आपका जो है आपको लगेगा वो लगेगा मिनिमम 1 ईयर से
5 ईयर्स तक का इंप्रिजमेंट होगा। ये सेकंड टाइम की बात है। और जो फाइन लगेगा, पिछली बार था कितना, 10,000 से स्टार्टिंग था और 50,000 तक गया था, लेकिन इस बार बहुत बढ़ जाएगा। इस बार आपका 20,000 से स्टार्ट होगा और 2 लाख तक जाएगा फिर आपका। ये सेकंड टाइम के लिए है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सबसेक्शन 2 की। हाँ, तो अगर जो बात किया गया यहाँ पे सेक्शन नंबर 34 एक सेकंड, यहाँ पे ये कहा गया यहाँ पे सबसेक्शन 2 में कि अगर किसी के पास क्वांटिटी जो है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कर रहा है, तो क्वांटिटी अगर 5 बल्क लीटर से ज़्यादा है, ठीक है, ये तो हो गया आपका जनरली हो गया। जो आपका जो सबसेक्शन 1 में कहा गया है वो आपका जनरली होगा कि कोई जनरली मतलब कर रहा है वहाँ पे 5 लीटर बल्क से नीचे है आपका, उससे नीचे अगर मतलब वो मतलब बना रहा है, जो भी कर रहा है, या अगर भांग हो गया तो कल्टीवेट कर रहा है, जो भी हो गया इसमें करा रहा है। लेकिन अगर वही अगर यहाँ बात कर रहे हैं यहाँ पे सीवियरिटी, यहाँ पे ग्रेविटी बढ़ गया, अब सबसेक्शन 2 में ग्रेविटी यहाँ पे उस चीज़ का ग्रेविटी यहाँ पे बढ़ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर क्वांटिटी जो है आपको 5 बल्क से ऊपर है, तब यहाँ पे उसी पर्सन पे अलग ढंग से लगेगा पनिशमेंट। अब क्या लगेगा, अगर वो फर्स्ट टाइम करता है तो मिनिमम 1 ईयर का लगेगा, मैक्सिमम 3 ईयर्स का लगेगा। और जो फाइन है यहाँ पे भी एंड है, 25,000 से 1 लाख लगेगा आपका। ये आपका कब हो रहा है, पिछले बार जो था आपका जो पेनल्टी 6 मंथ से 2 ईयर्स और फाइन 10,000 से स्टार्टिंग था, वो कब था, जब आपका 5 बल्क लीटर से कम है। लेकिन अगर सबसेक्शन 2 बात कर रहा है कि अगर कोई ज़्यादा प्रोडक्शन किया, 5 बल्क लीटर से ज़्यादा किया उसने, तो पहली बार ही अगर करता है, फिर भी पहली बार ही कर रहा है, फिर भी सिर्फ 1 ईयर से लेकर 3 ईयर्स तक की उसे सज़ा होगी और 25,000 से 1 लाख तक का जुर्माना भी होगा। और वही अगर काम वो दूसरी बार करता है, फिर से उसके पास 5 बल्क लीटर से ज़्यादा है, तो फिर उसके पास मिनिमम जो होगा सजा उसका 2 ईयर होगा, और जो मैक्सिमम होगा आपका 5 ईयर्स तक होगा। और जिसका जो फाइन होगा वो होगा 50,000 से स्टार्ट होगा और 2 लाख तक जाएगा। ठीक है, तो ये 34 में पूरा बात किया गया है। इसे मैंने बिल्कुल मैंने समराइज़ कर दिया है यहाँ पे। फर्स्ट बार का, सेकंड बार का, फर्स्ट बार का है, सेकंड बार का, उसमें भी क्या है, 2 कंडीशन है। एक 5 बल्क से नीचे है तो पहले वाले में बताया गया सबसेक्शन 1 में, और एक 5 बल्क से ऊपर है वो बताया गया आपका सबसेक्शन नंबर 2 में। 34 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पनिशमेंट आप याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं 35 में, पेनल्टी फॉर ऑल्टरिंग और अटेम्प्टिंग टू ऑल्टर एनी डीनेचर्ड स्पिरिट और डीनेचर्ड स्पिरिट प्रिपरेशन। अब यहाँ पे 35 में है वो बताया गया यहाँ पे कि कोई अगर ऑल्टर करता है, या अटेम्प्ट टू ऑल्टर करता है किसी डीनेचर्ड स्पिरिट को और डीनेचर्ड स्पिरिचुअल प्रिपरेशन को विदर एज बेवरेज, यानी मतलब कोई भी अगर उसको छेड़छाड़ करता है, ऑल्टर करता है, अटेम्प्ट करता है उसको ऑल्टर करने का स्पिरिट को, तो वहाँ पर जो आपका पनिशमेंट है आपका, वो आपका होगा आपका 1 मंथ से आपका 2 ईयर्स तक होगा। फाइन जो होगा यहाँ पर, ये फाइन एंड है, लगेगा ही लगेगा, 1,000 से 4,000 तक है। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक और पनिशमेंट एक और आता अलग से कि अगर मिक्स्ड डीनेचर्ड स्पिरिट विद पोर्टेबल स्पिरिट, अगर किसी ने डीनेचर्ड स्पिरिट को क्या किया, मिलाया है पोर्टेबल स्पिरिट के साथ, तो यहाँ पर 2 मंथ्स का आएगा सजा और 2 ईयर्स तक आएगा। और जो पनिशमेंट जो फाइन है वो 5,000 से लेकर 25,000 तक आएगा। ये 35 में बताया गया आपका। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 36, अब पेनल्टी फॉर इलीगल पोजीशन। अब यहाँ बात किया जा रहा है कि अगर आपके पास इलीगल पोजीशन आपका है तो क्या क्या होगा आपका, तो या तो आपके ऊपर 3 मंथ से लेकर 5 ईयर्स तक का इम्प्रिजमेंट होगा, और लिखा हुआ लेकिन, और 1 लाख से लेकर 5 लाख तक आपका फ़ाइन हो सकता है, और लिखा हुआ है, या दोनों हो सकते हैं। तो आपके पास अगर इलीगल पोजीशन है तो ये चीज़ हो सकता है। अब बात करते हैं पेनल्टी फॉर अनलॉफुल एक्ट्स ऑफ लाइसेंस्ड वेंडर। अब ये बात किया गया है, इसमें 36 ABCD भी है, इसको आप देख लीजिएगा, छोटे छोटे चीज़ें यहाँ पे। 36 F भी है यहाँ पे, देख लेता हूँ उसमें कोई इंपॉर्टेंट अगर है तो सब देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बहुत ही छोटे छोटे सब सेक्शन है यहाँ पे, मैं मेजर सेक्शन में आप कवर करके चल रहा हूँ यहाँ पे। अब सेक्शन नंबर 38 देखते हैं। 38 जो है पेमेंट फॉर सर्टेन अनलॉफुल एक्ट ऑफ लाइसेंस्ड वेंडर। अब यहाँ बात कर रहा है कि जो लाइसेंस्ड वेंडर है, जिसे लाइसेंस दिया गया कि ठीक है तुम बनाओ अपने ब्रूअरीज़ में शराब बनाओ, वाइन बनाओ, जो करो, ठीक है, उसे लाइसेंस दिया गया, लेकिन उसके जो वेंडर है उसके प्रीमाइसेस में अगर किसी तरह का अनलॉफुल एक्ट होता है, वहाँ पे अगर कोई किसी तरह का अनलॉफुल एक्ट होता है, तो उस पर जो पेनल्टी लगेगा वो आपका लगेगा आपका 100 रुपीज़ लगेगा। ये क्या हो गया, वो आपका होगा आपका 100 रुपीज़ लगेगा आपका फ़ाइन, जो कि कहाँ तक जा सकता है आपका 2,000 तक जा सकता है। तो अगर लाइसेंस्ड वेंडर अनलॉफुल एक्ट कर रहा है अपने प्रीमाइसेस में, तो आपका 100 रुपीज़ से लेकर आपका 2,000 तक जा सकता है। बीच एक सेक्शन बच गया है, जैसे 36 में ABCD भी है, F भी है, उसे आप देख लीजिएगा आप, वो छोटे छोटे सेक्शन हैं। जैसे कि 36 F में बताया गया कि पेनल्टी फॉर कंजम्पशन ऑफ, इसके पहले बात कर रहा हूँ मैं, 38 हो चुका है, 36 F की बात कर रहा हूँ। जैसे पेनल्टी फॉर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एट पब्लिक प्लेस, तो कोई पेनल्टी अल्कोहल अगर लेता है पब्लिक प्लेस पे, तो उसका क्या क्या आपका वो है आपका, मतलब आपको पेनल्टी क्या क्या लगेगा। तो फर्स्ट टाइम करेगा तो 1,000 से 5,000 है, आपका सेकंड टाइम करेगा तो 5,000 से 10,000 है, प्लस 3 मंथ का इम्प्रिजमेंट भी है। अब अगर कोई
कंजम्पशन भी कर रहा है पब्लिक प्लेस पे, साथ ही साथ न्यूजेंस भी कर रहा है, तो फिर 10,000 से 25,000 तक है, प्लस 3 मंथ्स का इम्प्रिजमेंट है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 38 हो चुका है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं। 40A, पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन टू असॉल्ट एन ऑफिसर अंडर दिस एक्ट। हाँ, अब यहाँ 40A जो है ये इंपॉर्टेंट है। और 40A जो है ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई अगर क्या कर रहा है, असॉल्ट कर रहा है या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, कोई पर्सन जो है वो एक्सरसाइज ऑफिसर को या कोई जो पर्सन है, एक्सरसाइज ऑफिसर या कोई पर्सन जो कि अंडर दिस एक्ट उसे पावर दिया गया है, तो अगर उसे वो असॉल्ट कर रहा है या उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उसे काम में, तो उसे क्या पनिशमेंट दिया गया है, ये 40A में बताया गया है। तो उसे पनिशमेंट दिया गया है अप टू 2 ईयर्स, अप टू 2 ईयर्स तक का दिया गया है, या 2,000 रुपीज़, या बोथ। दिया आपको गया है 40A में। ठीक है, तो ये आपका 40A हो गया। एनी पर्सन ऑफिसर और पर्सन एक्सरसाइजिंग पावर्स अंडर दिस एक्ट और एनी इन्फॉर्मेंट और अदर पर्सन हेल्पिंग एनी सच ऑफिसर और पर्सन वाइल एक्सरसाइजिंग पावर्स अंडर दिस एक्ट शैल बी पनिश्ड। मतलब जो भी आपका इस एक्ट के अंडर काम कर रहा है, सीधी सीधी बात है कि एक्साइज ऑफिसर हो या कोई भी पर्सन हो या कोई भी अदर पर्सन हो, कोई भी अदर पर्सन भी अगर हेल्प कर रहा है ऑफिसर को और उसे भी अगर असॉल्ट किया जाता है, मतलब एक्साइज ऑफिसर तो है ही, उसके अलावा जो इस एक्ट में जब इसे पावर दिया गया वो तो है ही, और अगर कोई इन्फॉर्मेंट भी है, ठीक है, कोई अगर इन्फॉर्मेंट है या कोई और पर्सन है जो कि पुलिस को क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो उसे भी अगर रोका जाता है, असॉल्ट किया जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है, तो सेम पनिशमेंट है कि आपको यहाँ पे 2 साल तक की सज़ा और 2,000 रुपये जुर्माना या बोथ दोनों हो सकता है। ये आपको बताया गया 40A में, इसे पढ़ लीजिएगा डिटेल में। अब बात करते हैं 41 में। मैन्युफैक्चर सेल पोजीशन बाय वन पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ अनदर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, इसी में देख लीजिएगा। 42 है, ये इंपॉर्टेंट है अबेटमेंट का। 42 बोल रहा है कि अटेम्प्ट टू कमिट एंड अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस। तो अबेटमेंट का जैसा कि आपको पता ही है कि जो भी आपका अबेट करता है आपका, वो कैसा माना जाता है कि सेम उसने कमिट भी किया है, तो सेम वही चीज़ आपको उसके लिए वो लायबल हो जाएगा। ये कहा गया 42 में। अब बात करते हैं 43 में। अब 43 में सबको इतना याद रखना है आपका कि प्रिजम्पशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस इन सर्टन केसेस। सीधा सवाल है, पूछ सकता है कि प्रिजम्पशन जो है, और ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है सेक्शन 43 का ये पूछा गया है कि जो प्रिजम्पशन जो है आपका एज टू कमीशन ऑफेंसेस इन सर्टन ऑफेंसेस, तो वो कौन कौन सा ऑफेंस में प्रिजम्पशन होगा। 34, 35, 36 ये ऑप्शन में था, इसे ही टिक करना था। ठीक है, तो बस इतना याद करना है इसमें कि प्रिजम्पशन का किस में दिया गया है, तो सेक्शन 43 में दिया गया है। किस के लिए कौन कौन सा ऑफेंस के लिए प्रिजम्पशन दिया गया है, तो 34, 35 और 36 के लिए दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आपका 44 में। 44 आपका है क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ लाइसेंस फॉर एक्ट्स ऑफ लाइसेंसी होगा, सॉरी, आप लाइसेंस नहीं होगा, क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ लाइसेंसी फॉर एक्ट्स ऑफ सर्वेंट। अब यहाँ पर जो लाइसेंसी है, ठीक है, जो लाइसेंसी है तो वो उसका क्रिमिनल लायबिलिटी कहाँ तक होगा, उसके सर्वेंट एक्ट के लिए। तो अगर कोई मतलब कोई लाइसेंस जिसे दिया गया लाइसेंसी को, तो उसका जो सर्वेंट है अगर वो कोई एक्ट करता है तो वो कहाँ तक लायबल होगा। तो अगर उसका सर्वेंट अगर कौन कौन से एक्ट करता है, अगर उसका सर्वेंट जो है सेक्शन नंबर 34, सेक्शन नंबर 35, सेक्शन नंबर 36, सेक्शन नंबर 36A, सेक्शन नंबर 38, सेक्शन नंबर 38A, सेक्शन नंबर 39, अगर ये आपका अगर करता है, उसका सर्वेंट कर रहा है, अगर ये ऑफेंस का सर्वेंट अगर कमिट कर रहा है, तो उसका जो मालिक है, जो लाइसेंसी है, वो भी आपका इक्वली आपका लायबल होगा, अनलेस कि वो अगर दिखा दे कि नहीं जितने भी ड्यू प्रिकॉशंस हैं वो लिए गए थे इनको प्रिवेंट करने के लिए, नहीं तो उसे भी माना जाएगा कि वो भी लायबल है अगर इन सब में जो सर्वेंट है वो कमिट करता है ऑफेंस। तो 44 भी हो गया आपका। अब बात करते हैं 45 में, जल्दी सारे सेक्शन को हम कवर करते हैं। अब 45 में बात करते हैं इन्हांस पनिशमेंट। अब यहाँ पे है कि प्रीवियस कन्विक्शन के बाद अगर होता है इन्हांस पनिशमेंट की बात करा जा रहा है, तो इन्हांस पनिशमेंट की बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे ये है कि अगर कोई बंदा अगर फर्दर ऑफेंस करता है 34 में, 35 में, 36 में, सारे एक ही तरह का सेक्शन है, देखिएगा तो उसको मतलब कैटेगरी में डाल दीजिएगा उसको, 36A में, 38 में, 38A में और 39 में। अगर इन सबको पर्सन कोई एक बार किया और दोबारा करता है तो इन्हांस हो जाएगा पनिशमेंट। कितना हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, जितना पहले था उसका 2 टाइम्स था, तो जितना पहले था वो देख लीजिए कितना होगा उसका, फिर उसका 2 टाइम्स हो जाएगा वो। तो इन्हांस पनिशमेंट कहाँ दिया गया है, तो सेक्शन 45 में दिया गया। क्या कहा गया है, तो बस 2 गुना कर दिया जाएगा, ये कहा गया सेक्शन नंबर 45 में। अब यहाँ बात किया गया है कन्फिस्केशन का। कन्फिस्केशन क्या होता है, 46 कन्फिस्केशन है। कन्फिस्केशन एक तरह का आपका वही होता है, मतलब जब किसी तरह का आपका मतलब इंटॉक्सिकेंट से रिलेटेड अगर आपको मटेरियल मिला है, किसी तरह का आपका अपैरेटस मिला है, तो वो उस चीज़ को क्या कर लिया जाएगा, उसको सीज़ कर लिया जाता है, इसी को कहा जाता है वो। इसको आप देख लीजिएगा कन्फिस्केशन को। ठीक है, ठीक है, लेवल टू कन्फिस्केशन। तो अगर इस तरह कुछ भी सामान अगर मिलता है तो क्या किया जाएगा, कन्फिस्केशन कर लिया जाएगा उस चीज़ का। अब बात करते हैं आपका सेक्शन नंबर 47 कि ऑर्डर कौन देगा।
तो ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन देख रहे हैं हम लोग। तो जो ऑर्डर है वो आपको ऑर्डर देगा, आपको यहाँ से समझना है थोड़ा बात का। जो आपका जो ऑर्डर है कॉन्फिस्केशन का वो आपका दिया जाएगा, आपका या तो देगा मैजिस्ट्रेट या आपका देगा कलेक्टर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। तो 47 बताया गया है बात यहाँ पे ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन का, क्या तो मैजिस्ट्रेट देगा या आपका देगा आपका कलेक्टर देगा। अब जहाँ पे ऑफेंडर नोन नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है शायद कि जब जब आपका ऑफेंडर जो है वो नोन नहीं है या इंक्वायरी चल रहा है, तो इंक्वायरी कौन करेगा, तो यहाँ पे इंक्वायरी करेगा कलेक्टर ही करेगा। तो कलेक्टर इंक्वायर करेगा और डिटरमाइन करेगा और फिर वही ऑर्डर करेगा। ऐसा तो मैजिस्ट्रेट करता है जनरली, लेकिन जहाँ पे ऑफेंडर जो है वो नोन नहीं है तो फिर कलेक्टर क्या करेगा, इंक्वायर करेगा, डिटरमाइन करेगा, उसके बाद ऑर्डर करेगा कॉन्फिस्केशन का। ठीक है, आपको 47 में यहाँ तक बात किया गया है आपका। और 47A, और 47A में जो बात किया गया है कन्फिक्शन ऑफ सीज्ड इंटॉक्सिकेंट आर्टिकल्स, इम्प्लीमेंट्स, यूटेंसिल्स, मेटल एंड कन्वीनियंस। अब यहाँ 47A में जो बात कही गई है ये देखते हैं हम लोग। तो कोई भी ऑफेंस, एनी ऑफेंस कवर्ड बाय क्लॉज ए और क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 34 जो है, जहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ जो लिक्विड है वो 5 बल्क से ऊपर है, तो हर ऑफिसर जो है एम्पावर्ड है अंडर सेक्शन 52 में, ठीक है, उसे सीज कर लिया जाएगा उस चीज़ को, एंड प्रोड्यूस द सीज प्रॉपर्टी, और उस सीज प्रॉपर्टी को क्या किया जाएगा, ऑफिसर के उसके बिफोर रखा जाएगा। ठीक है, जो कि कौन नहीं होगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के रैंक से जो नीचे नहीं होगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर। वो जो ऑफिसर जो होगा जिसके समक्ष रखा जाएगा उस चीज़ को सीज करके, तो वो जो है डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। व्हेन कलेक्टर अपॉन प्रोडक्शन बिफोर हिम ऑफ इंटॉक्सिकेंट ही में ऑर्डर कॉन्फिस्केशन ऑल्सो ही में पास इंटरिम ऑर्डर। अब देखिए, अगर कलेक्टर के पास रखा जाता है, एक तो होगा कि आपका जो आपका कॉन्फिस्केशन हुआ है आपका, तो वो जो सीज़ किया गया है तो वो प्रॉपर्टी को कहाँ रखा जाएगा, उस ऑफिसर के समक्ष रखा जाएगा जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के रैंक से नीचे नहीं है। या अगर आपका कलेक्टर के समक्ष आपका वो प्रोड्यूस किया जाता है तो वो जो है वो ऑर्डर कर सकता है कॉन्फिस्केशन का, और या इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकता है। तो ये आपका हो गया 47 आपका। अब बात 47A, अब बात करते हैं 47B। तो यहाँ पे मतलब कॉन्फिस्केशन कौन कौन कर सकता है, मैजिस्ट्रेट भी कर सकता है आपका, कलेक्टर भी कर सकता है आपका। अब यहाँ बात कर रहे हैं 47B में, नेक्स्ट जो है। और 47B जो है, अब ये 47A से रिलेटेड है। और 47A में एक जगह तो जो था जहाँ पे कलेक्टर के समक्ष जो रखा जाता है, ये उसके लिए आपका कि कलेक्टर के समक्ष रखा गया, उसको प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स जो हुआ और इंटॉक्सिकेंट जो भी है, तो फिर कन्फिस्केशन उसने ऑर्डर कर दिया। तो जो आपका जो मालिक है आपका, जो बंदा जिसके मतलब जिसका हुआ है वो क्या बोलते हैं कन्फिस्केशन, तो वो जो अपील कर सकता है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन। तो जो अग्रीड पर्सन है इस ऑर्डर से, जो अग्रीड पर्सन है बाय ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन अंडर सेक्शन 2 ऑफ 47A, यानी ये कलेक्टर वाला, तो वो विदिन 30 डेज़ क्या कर सकता है, अपील दायर कर सकता है। अपील दायर कर सकता है किसको, टू कलेक्टर को, या तो वो कलेक्टर को कर सकता है या स्टेट गवर्नमेंट को कर सकता है, या स्टेट गवर्नमेंट को वो कर सकता है कि अगर वो मतलब सेटिस्फाई नहीं है उससे कॉन्फिस्केशन के ऑर्डर से, अग्रीड पार्टी है, तो वो 30 डेज़ के भीतर वो क्या कर सकता है, या तो कलेक्टर को देगा अपील करेगा या स्टेट गवर्नमेंट को अपील करेगा। अब बात करते हैं 47C में। 47C क्या बोलता है, अब इस वाले में जो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 47 जो C है, 47B जो था ये अपील था, और 47 जो दो बार हो गया तो 47C जो है, 47C है। अब यहाँ पर रिवीजन है, यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि उस वाले में था आपका अपील था। अब इस बार अगर क्या होगा, अब अगर वहाँ से भी अगर वो खुश नहीं है, ठीक है, फिर भी आपको वहाँ मतलब सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर वो रिवीजन डाल सकता है। अब वो रिवीजन डाल सकता है कहाँ पे, या तो कोर्ट ऑफ सेशन में डाल सकता है, ठीक है, जो अपीलेट अथॉरिटी में वहाँ डाला था उसने, तो या तो उसने वो कोर्ट ऑफ सेशन रिवीजन बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन डाल सकता है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, वो भी कब डाल सकता है, तो 30 डेज़ के अंडर वो डाल सकता है, लेकिन अपील नहीं डाल सकता है, वो रिवीजन डाल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब बात करते हैं 47D भी है किसमें, 47D है आपका बार ऑफ जुडिक्शन ऑफ कोर्ट है अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। अब बात करते हैं 48 में, पावर टू कंपाउंड ऑफेंसेस एंड इम्पोज पेनल्टी। अब जो है यहाँ सीधा सीधा सवाल उठ के आएगा, यहाँ पे ज़्यादा इसमें नहीं दिखना कि जो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस और पेनल्टी इंपोज करने का पावर ये किसके पास है। ये सीधा सीधा सवाल यहाँ पे याद रखना है कि एक्साइज कमिश्नर या कलेक्टर। तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस और पेनल्टी इंपोज करने का पावर किसके पास है, तो इन दोनों के पास है। ये कहाँ आ गया है, ये सेक्शन नंबर 48 में कहा गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन नंबर 48A, स्पेशल प्रोविज़न जो है। अब स्पेशल प्रोविज़न फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी जो है किसके पास है, एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर के पास ये स्पेशल कुछ प्रोविज़न है। ये कहाँ गया है, ये 48A में कहा गया है। अब बात करते हैं 49 में, पेनल्टी ऑन ऑफिसर्स मेकिंग वेक्शियस सर्च सीजर और डिटेंशन। ये छोटी सी बात है यहाँ पे कि अगर कोई आपका जो ऑफिसर है, एक्सरसाइज ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर अगर आपको क्या कर रहा है, वेक्शियस आपका रिसर्च कर रहा है, सीजर कर रहा है, या डिटेंशन कर रहा है, या अरेस्ट कर रहा है, मतलब किसी को परेशान करने के लिए, किसी को तंग करने के लिए, अगर किसी लाइसेंसी को अगर परेशान करने के लिए, इसका नाम खराब करने के लिए, इसको परेशान उसको तंग करने के लिए कराया जा रहा है, तो उसे 3 मंथ्स का अप टू 3 मंथ्स का उसे इम्प्रिजमेंट या फाइन हो सकता है 500 का, या दोनों भी हो सकता है।
अब बात करते हैं 49A। अब यहाँ से चैप्टर नंबर 7A आ रहा है। अ पेनल्टी फॉर इम्पोर्ट एक्सेट्रा ऑफ लीकर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ऑन फॉर अल्टरिंग और अटेम्प्टिंग टू अल्टर डीनेचर स्पिरिचुअस प्रिपरेशन। अब यहाँ देखिए, अब जो पेनल्टी यहाँ पे है इम्पोर्ट एक्सेट्रा के लिए जो भी है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सारे जो भी आगे, ऑफ लीकर जो कि अनफिट है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, और अल्टरिंग और अटेम्प्टिंग टू अदर डीनेचर स्पिरिट प्रिपरेशन। अब यहाँ पे कोई अगर क्या करता है, ऑल्टर करता है या अटेम्प्ट टू ऑल्टर करता है डीनेचर स्पिरिट प्रिपरेशन को, अब उससे क्या हो जाता है, अब उससे या तो ये हो गया, तीन बात हो सकता है यहाँ से 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3 बात हो सकता है कि किसी ने क्या किया, ऑल्टर्ड कर दिया, किसी ने ऑल्टर्ड कर दिया उस चीज़ को। तो ऑल्टर्ड करने से क्या कहता है, या तो हो सकता है कि वो आपका फाउंड अनफिट हो जाए, फाउंड अनफिट हो जाए ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, या इंजरी भी कर सकता है, कॉजेज इंजरी, किसी को इंजरी हो गया, कॉजेज इंजरी हो गया। अगर कोई मिलावट करेगा, ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है उससे, या तो हो सकता है कि अनफिट हो सकता है कि भाई ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट बन चुका है, या हो सकता है कि किसी को इंजरी भी हुआ हो, या हो सकता है कि किसी ने उस चीज़ को पिया, कंज्यूम किया और उसकी डेथ हो गई। ये 3 कंडीशन हो सकता है यहाँ पे। अब इसका ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर सिर्फ वो अनफिट है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तो यहाँ जो आपका जो होगा, यहाँ जो आपका जो होगा आपका, वो आपका पनिशमेंट होगा आपका 2 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक होगा, प्लस फाइन, या मैं प्लस 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 लिख रहा हूँ, प्लस फाइन एफ। लेकिन अगर किसी को अगर इंजरी हो गया है तो फिर वहाँ पे होगा आपका 4 मंथ से लेके 4 ईयर्स तक, प्लस फाइन। और अगर यहाँ पे किसी का डेथ कॉज हो गया, किसी ने सब्सटेंस को लिया, कंज्यूम किया, उसका डेथ हो गया, तो फिर इसका होगा 2 ईयर से लेकर 10 ईयर्स तक और प्लस फाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये हुआ आपका ये फर्स्ट टाइम का, ये जो का पनिशमेंट यहाँ बताया गया है, ये आपका फर्स्ट टाइम का पनिशमेंट है। तो अगर किसी ने अगर कुछ अगर छेड़छाड़ किया, ऑल्टर्ड किया, तो 3 बात हो सकती है, तो वो अनफिट बन सकता है, या वो कॉज इंजरी कर सकता है, या किसी का डेथ भी हो सकता है। अगर अनफिट है तो 2 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक और फाइन, कॉज इंजरी है तो 4 मंथ से लेकर 4 ईयर्स तक और फाइन, और किसी का डेथ कॉज हो गया तो 2 ईयर से लेकर 10 ईयर्स तक और फाइन। लेकिन अगर इसी चीज़ को फिर से दोहराता है, फॉर द सेकंड टाइम करता है अगर, तो ये सारे चीज़ फिर से बदल जाएंगे। अभी सारी चीज़ बदल के क्या हो जाएंगे, तो देखते हैं हम लोग अभी यहाँ पे। हाँ, अब ये हो रहा है आपका सेकंड टाइम का। अब यही सब चीज़ वो सेकंड टाइम अगर करता है, तो सेकंड टाइम में पहली बार था 2 मंथ से लेकर 2 ईयर्स, अब इस बार हो जाएगा आपका 6 मंथ से लेकर, सीधे बढ़ेगा सीधा 6 मंथ से लेकर 4 ईयर्स तक, प्लस फाइन। इंजरी किसी को हो गया तो 6 ईयर से लेके आपका 1 ईयर से लेके 6 ईयर तक, प्लस फाइन। और अगर किसी का डेथ हो गया है, ये कि सेकंड टाइम हुआ है, उसने उसी पर्सन ने फिर से ये काम दोहराया है, तो इस बार जिसका होगा पनिशमेंट वो आपका होगा लाइफ इम्प्रिजमेंट होगा, या मैं लिख नहीं सकता जगह कम है, लाइफ इम्प्रिजमेंट होगा, और या तो 5 ईयर से लेकर 10 ईयर्स तक हो सकता है, या और तुम्हारा फाइन भी लग सकता है इसमें। तो ये बातें यहाँ पे हो सकता है डेथ वाले में, या तो लाइफ इम्प्रिजमेंट हो जाएगा, या 5 ईयर से लेकर 10 ईयर्स तक के बीच में, या आपका फाइन भी लगेगा। तो ये आपका सेकंड टाइम का आपका पनिशमेंट है। ठीक है, अब ये आपका हो गया है सेक्शन नंबर 49A। अब बात करते हैं 50। अब 50 में क्या बात किया गया यहाँ पे, तो 50 में कहा गया कि लैंड होल्डर्स एंड अदर्स टू गिव इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ 50 में कहा गया, ये चैप्टर नंबर स्टार्ट हो चुका है 8, कि अगर कोई लैंड होल्डर है या अगर कोई अदर पर्सन है तो उसे इन्फॉर्मेशन देना है कि किसी तरह का अगर कोई अगर कुछ कर रहा है, किसी तरह का मतलब उसको मिला कि हाँ ये अपने घर में हेम्प प्लांट कल्टीवेट कर रहा है, तो इस तरह का चीज़ क्या करना पड़ेगा, या तो लैंड होल्डर है या अदर पर्सन है जो भी है, तो उसे वो क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। किसे देना पड़ेगा, तो या तो वो मैजिस्ट्रेट को दे सकता है, या एक्साइज ऑफिसर को दे सकता है, या पुलिस को दे सकता है, या लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे सकता है कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हो रहा है काम। ये सेक्शन नंबर 50 में कहा गया है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अब नेक्स्ट सेक्शन आपका है सेक्शन नंबर 51, पावर टू एंटर एंड इंस्पेक्ट प्लेसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेल। अब यहाँ पे ये भी एक पावर है कि अगर कहीं पे आपका जो वेयर हाउस है, ब्रिवरीज है, तो वहाँ पे पावर टू एंटर एंड इंस्पेक्ट प्लेसेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल। तो ये पावर किसके पास है, तो ये पावर आपका है एक्साइज कमिश्नर के पास, कलेक्टर के पास, और एक्साइज ऑफिसर के पास, और पुलिस के पास। ठीक है, तो एक्साइज कमिश्नर के पास, कलेक्टर के पास, आपका एक्साइज ऑफिसर के पास, और पुलिस। ये तो आपका हो ही गया यहाँ पे। लेकिन ये जो आपका होगा पुलिस होगा, या आपका एक्साइज आपका वो होगा, ये कौन, जिसको कि एम्पावर्ड किया गया है इस चीज़ के लिए इस एक्ट में, तो ये वो लोग होंगे। ये आपका कहा गया सेक्शन 51 में। अब बात किया गया यहाँ पे कि पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, टू सीज, पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, टू सीज आर्टिकल्स लायबल टू कन्फ्यूजन एंड टू मेक सर्चेज। अब यहाँ क्या गया यहाँ पे कि बिना वारंट के अरेस्ट और सीज करना आर्टिकल्स को, एनी ऑफिसर जो है, एनी एक्साइज ऑफिसर और कोई भी पुलिस जो कि नॉट बिलो एज गवर्नमेंट एम्पावर्ड, मतलब कोई पुलिस ऑफिसर जिसे गवर्नमेंट ने एम्पावर्ड किया है, या कोई अदर पर्सन जिसे गवर्नमेंट ने एम्पावर्ड किया है, या कोई एक्साइज ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है किसी पर्सन को बिना वारंट के। अगर वो कौन सा, यहाँ बात जरा समझिए कौन कौन कर सकता है, तो एक्साइज ऑफिसर, कोई भी, एनी एक्साइज ऑफिसर कोई भी हो,
और एनी पुलिस, पुलिस कौन सा, जिसे कि एम्पावर्ड किया गया है, या एनी पर्सन कौन सा, जिसे कि एम्पावर्ड किया गया हो, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पावर दिया गया हो, तो वो जो है आपका अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के। अगर वो पर्सन, वो क्या देखता है कि कोई पर्सन क्या क्या कर रहा है, कौन सा ऑफेंस कमिट कर रहा है, कमिटिंग कर रहा है 23A में, 34 में, 35 में, 36A, 36B, 36C, 37, 38A, 40 और 49A, अगर ये चीज़ अगर कोई कमिट कर रहा है अगर, तो बिना वारंट के उसे अरेस्ट किया जा सकता है। ये कहा गया सेक्शन नंबर 52 में। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 53 कि पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू इश्यू वारंट। इसमें एक और बात है यहाँ पे 52 में मैं बताना भूल गया। यहाँ पे सेक्शन 52 में जो है, एक से मैं बता देता हूँ मैं स्लाइड पीछे करके। अब सेक्शन 52 में एक और बात यहाँ पे कही गई है कि या कोई भी पर्सन यहाँ पे तो है कि कमिट कर रहा है, ठीक है, 36A, B, C, 37, 38A, 40, 49A जो भी आपका है, 23A, अगर ये सब कमिट कर रहा है तो बिना वारंट के उसे अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन या कोई भी अदर क्राइम कर रहा है का सस्पेक्ट हो, अगर ठीक, अगर किसी मतलब शक होता है पुलिस को, एक्साइज ऑफिसर को शक होता है किसी पर्सन पे, सस्पेक्टेड लगता है कि ये पर्सन कुछ और क्राइम कर रहा है, ठीक है, या कुछ भी कर रहा है, लेकिन उससे अगर नाम या एड्रेस पूछने पे वो गलत बताता है या नहीं बताता है, तो भी उसे बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। ये बताया गया है 52 में। अगर इसने कमिट कर रहा है वो, तो तब तो करेगा ही करेगा, या अदर ऑफेंस करने का उसका सस्पिशन है कि हाँ ये कर रहा है कोई ऑफेंस, और वो नहीं बताता है अपना नाम या गलत बताता है, तो उस केस में भी पुलिस जो है या एक्साइज ऑफिसर जो है उसे अरेस्ट कर सकता है। अब बात करें यहाँ पे सेक्शन नंबर 53, ये क्या हो गया, पावर मैजिस्ट्रेट टू इशू अ वारंट। अब यहाँ पे वही है कि अगर मैजिस्ट्रेट का पावर है कि वो इशू कर सकता है वारंट, अगर उसके पास अगर रीज़न टू बिलीव है कि कौन कौन सा एक्ट कमिट, कौन कौन सा ऑफेंस कमिट हो रहा है या लाइकली टू भी कमिट हो रहा है, कौन कौन सा, तो अगर सेक्शन नंबर 34 का, 35 का, 36 का, 36A का, 36B का, 36C, 37, 38, 38A, 39 और 40 अगर ये कमिट हो रहा है या लाइकली टू कमिट है, तो मैजिस्ट्रेट जो है वो वारंट इशू कर सकता है। ये आपको बताया गया सेक्शन नंबर 53 में। अब बात करते हैं कि पावर टू सर्च विदाउट वारंट। अब वो तो हाँ, वहाँ तो अरेस्ट के विषय में सेक्शन नंबर 51 में था, सॉरी सेक्शन नंबर 52 में था, ठीक है। अब यहाँ पे है सेक्शन नंबर 54 में पावर टू सर्च विदाउट वारंट। तो एनी एक्सरसाइज ऑफिसर जो है कि बिना वारंट के सर्च करना, तो कोई भी आपका एक्सरसाइज ऑफिसर जो है नॉट बिलो द रैंक, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है, तो वो अगर स्टेट गवर्नमेंट जिसे प्रिस्क्राइब किया गया है, जिसे मतलब वो किया गया, एम्पावर्ड किया गया है, वो जो है बिना वारंट के सर्च कर सकता है। अगर क्या हो रहा है, अगर कौन कौन सा ऑफेंस हो रहा है या लाइकली या ऑफेंस हो रहा है, कमिट हो रहा है या लाइकली टू कमिट है, तो कौन कौन से कर सकता है यहाँ पे, तो वो जो ऊपर हम लोग पढ़े थे लोग वहाँ पे वो सेम वाले 34, 35, 36 इन सब में सर्च हो सकता है अगर कमिट हो रहा है या आपका लाइकली टू कमिट, 36A, 36B, 36C, 37, 38, 38A, 39 और 40। तो अगर ये आपका ये कमिट हो रहा है या लाइकली टू कमिट है, तो फिर जो आपका एक्साइज ऑफिसर है नॉट बिलो द रैंक एज ए स्टेट गवर्नमेंट जिसने पावर दिया है, तो वो आपका बिना वारंट के भी सर्च आपका कर सकता है। सेक्शन 54 में ये बात कही गई है। अब 54A देखते हैं हम लोग। अब अरेस्ट विदाउट वारंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन एंड असॉल्ट। अब 54A में क्या कहा गया है, अभी जरा मैं देख लेता हूँ पहले से। 54A तो कोई भी एक्साइज ऑफिसर है नॉट बिलो सच रैंक एज ए स्टेट गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन स्पेसिफाई अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के किसी पर्सन को। सिर्फ बात है कि अगर कोई पर्सन है उसे क्या कर रहा है, अगर ड्यूटी में उसे असॉल्ट कर रहा है या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो फिर एक्सरसाइज ऑफिसर जो है उसे अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के। 54A में ये बात कही गई है। अब बात करते हैं आपका सेक्शन नंबर 55, पावर ऑफ एक्साइज ऑफिसर इन मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ कहा जा रहा है, सिंपल सा बात है कि पावर जो होगा मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो कैसे चलेगा, अकॉर्डिंग टू आपका CRPC चलेगा। जैसा कि आपका अकॉर्डिंग टू CRPC इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, ठीक है, मतलब उसका जो मतलब प्रोसेस है वो कैसे चलेगा, तो CRPC में चैप्टर 12 में जैसा कहा गया है वैसे होगा। ये कहा गया सेक्शन नंबर 55 में, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 और CRPC में जैसा दिया गया है उस तरह से आपका वो प्रोसेस चलेगा इन्वेस्टिगेशन का। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 56 में, रिपोर्ट बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ये छोटा सेक्शन है, आप देख सकते हैं, रिपोर्ट बाय एक्सरसाइज ऑफिसर। इसमें बस हेडिंग याद रख लीजिए, इतना ही काफ़ी इसके लिए। अब यहाँ बात कर रहे हैं यहाँ पे सेक्शन नंबर 58, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अब अरेस्ट सर्च हाउ टू बी मेड। अब ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। अब जो यहाँ पे हम लोग पढ़े कि यहाँ पे सर्च कर सकता है, यहाँ पर भी अरेस्ट कर सकता है, तो क्या इसका कुछ अलग से होगा, मतलब इसका कुछ अलग से मतलब ऐसा प्रोसीजर होगा? नहीं, तो इसका कैसा होगा, जैसा कि CRPC में दिया गया है अरेस्ट हाउ मेड, कैसे सर्च होगा,
अकॉर्डिंग टू ये CRPC ही चला जाएगा यहाँ पे, अरेस्ट और सर्च जो भी है। अब बात करते हैं 57A, पुलिस टू टेक चार्ज ऑफ आर्टिकल सीज्ड। ये हो गया, ये एक सेकंड, 57 के बाद 57A इधर आ गया, सॉरी 58, 59, 59 देखते हैं, सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस इन केस ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट। तो यहाँ जो है कि ऑल ऑफेंसेस एक्सेप्ट दोज स्पेसिफाइड इन 59A पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी बेलेबल। और 59 में ये कहा गया है यहाँ पे कि जो आपका 59A में, 59A क्या है वो देखेंगे हम लोग बाद में, पहले ये देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है। तो 59 में तो पहले ये कहा गया है यहाँ पे कि जो भी आपका ऑफेंसेस है 59A को छोड़कर, 59A को छोड़कर, 59A को छोड़कर जितने भी आपके ऑफेंसेस आते हैं अंडर दिस एक्ट शैल भी बेलेबल, यानी ये ही आपका क्या है, बस एक यही सेक्शन जो है ये आपका नॉन बेलेबल है, इसका मतलब यही हो गया। और इसके अलावा बाकी जितने भी आ रहे हैं, बाकी जो भी आपके सेक्शंस आ रहे हैं तो वो सारे क्या आपके बेलेबल होंगे। तो ऑल ऑफेंसेस एक्सेप्ट दोज, जितने भी इसमें जो ऑफेंसेस डिफाइंड है 59A में कुछ ऑफेंस डिफाइंड होगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें जो ऑफेंसेस डिफाइंड है आपके, जो ऑफेंसेस आपके इसमें डिफाइंड है 59A में, वो सारे के सारे कैसे होंगे, नॉन बेलेबल होंगे। और उसके अलावा अदर ऑफेंसेस, उसके अलावा जो भी ऑफेंसेस आते हैं आपके वो आपके बेलेबल होंगे। यहाँ यही की बात कहा जा रहा है कि ऑल ऑफेंसेस एक्सेप्ट दो स्पेसिफाइड इन 59A। तो 59 में जो भी ऑफेंस आ रहे हैं वो आपके नॉन बेलेबल होंगे, ठीक है। बाकी आपके जो भी इसके अलावा जो भी आ रहे हैं आपके वो आपके बेलेबल होंगे अंडर दिस एक्ट, ठीक है। चलिए बेटा, ठीक है। तो 59 भी हो गया आपका। अब देखते हैं 59A, 59A, 59A किधर चला गया, 59A। अब 59A देखते हैं यहाँ पे। 59A में लिखना भूल गया, उसका स्लाइड बनाना, मैं इसी में बताता हूँ मैं। अब 59A में अब यही बात कर रहा था कि 59 में जो आएंगे, 59 में जो आएंगे कि 59 में जो आएंगे वो क्या होंगे, नॉन बेलेबल होंगे ऑफेंसेस। तो कौन सा ऑफेंस की बात कर रहा है 59A में, तो 59A में बात किया जा रहा है यहाँ पे आपका 49A, 49A की बात किया जा रहा है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन सा आपका, तो 49A जो है वो आपका क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नो एप्लीकेशन फॉर एंटीसिपेटरी बेल एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर 49A जो है सर भी इतना सॉरी 5 लीटर ऑफेंस 49A नॉट, ठीक है। ठीक है। तो आपको यहाँ बात किया गया कि 59A में कि कौन सा आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। तो जो 49A में आपका आ रहा है वो क्या होगा, आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बाकी सारे बेलेबल है यहाँ पे। अब बात करते हैं आपका सेक्शन नंबर 60 वो ऑमिट हो चुका है, सेक्शन नंबर 61 देखते हैं। तो ये बात कर रहा है आपका लिमिट ऑफ प्रोसिक्यूशन कि कब तक किया जा सकता है। तो 6 मंथ्स की, इसको पढ़ लीजिएगा, 6 मंथ्स के अंदर अंदर से किया जा सकता है आपका, कि कोर्ट कब कॉग्निजेंस लेगा ये पढ़ना है इसमें, और कब कितने टाइम तक कर सकते हैं इसमें से 6 मंथ के अंदर अंदर कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं फिर 61A टेंडर ऑफ पार्डन जो है। टेंडर ऑफ पार्डन मतलब कि अगर कोई अक्यूज़ड है, अगर कोई अक्यूज़ड है, अगर वो अगर टर्न कर गया है, बन गया है अप्रूवर, अप्रूवर मतलब वो अपने ही साथी के लिए क्या दे रहा है, मतलब बयान दे रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा, मतलब उसको मतलब कि ऐसा किया, जो भी ऑफेंस किया ऐसा बता रहा है वो। तो अक्यूज्ड बन गया, अप्रूवर जब बन गया है तो उसे पार्डन देने का, उसे क्षमा देने का पावर किसके पास है, तो वो पावर है आपका CJM के पास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास है, या आपका जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है आपका फर्स्ट क्लास का। तो यही दोनों लोग हैं जो पार्डन दे सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ही, जो पार्डन देने का जो आपका है टेंडर ऑफ पार्डन है वो कौन से सेक्शन में है, तो 61A में आपका डिफाइंड है। और कौन कौन दे सकते हैं, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दे सकते हैं या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के, ये दोनों लोग आपका पार्डन दे सकते हैं, 61A में है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका है अच्छा, इसके बाद स्लाइड में बनाना भूल गया हूँ मैं, इसके बाद भी है, ऐसे ही बता दूँ करके। अब चैप्टर 8A आ रहा है, इसमें आ रहा है यहाँ पे, तो स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल्ड एरियाज। अब 61A तो हो गया, पार्डन हो गया। अब 61A के बाद आता है आपका 61B आता है। अब 61B जो ये डेफिनेशन पार्ट है, अब ये बात कर रहा है ये स्पेशल प्रोविजन सारे शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में, ST के बारे में है, इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में। तो 61B में आपका डिफिनेशन दिया गया है, 61B में आपका डिफिनेशन दिया गया है कि शेड्यूल्ड एरिया क्या होता है, शेड्यूल्ड एरिया क्या होता है ये डिफाइंड किया गया है आपका। तो यहाँ पे क्या डिफाइंड किया गया है कि शेड्यूल्ड एरिया वही होता है जैसा कि डिफाइंड किया गया है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइन किया गया है। कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया गया है, तो 244 में डिफाइन किया गया है, क्लॉज 1 में जैसा डिफाइन किया गया है वही है आपका शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है। तो ये डिफाइन किया गया है। और फिर ये पहला पार्ट हो गया, 61B में भी 2 पार्ट, 3 पार्ट है। तो पहला पार्ट हो गया आपका शेड्यूल्ड एरिया के बारे में, कि शेड्यूल्ड एरिया कैसा होता है, कौन होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। तो देख लिया कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया, कहाँ डिफाइन किया गया, तो आर्टिकल 244 में डिफाइन किया गया है। कहाँ पे, तो क्लॉज 1 में डिफाइन किया गया है, CL क्लॉज है ये, ठीक है।
उसके बाद 61B ही चल रहा है अभी, और 61B में क्या डिफाइंड है पार्ट बी में, तो यहाँ डिफाइंड है आपका ग्राम पंचायत डिफाइंड है, ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा डिफाइंड है। तो ये कहाँ ये क्या बोल रहा है यहाँ पे जैसा आपका डिफाइंड है आपका ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा डिफाइंड है, तो बस ये डिफाइंड है यहाँ पे। उसके बाद आपका जो है एक सेकंड देख लेता हूँ, 61B, हाँ। अब उसके बाद अब अगला जो है आपका बात है आपका शेड्यूल्ड ट्राइब, ST। अब ये बात कर रहा है कि शेड्यूल्ड ट्राइब है। अब ये जो डिफिनेशन है ये क्या बोल रहा है कि शेड्यूल्ड ट्राइब कौन होंगे, तो ये बोल रहा है कि जैसा आर्टिकल 342 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइंड है, जैसा आपका शेड्यूल्ड ट्राइब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 342 में, वो होंगे आपके शेड्यूल्ड ट्राइब। ये तो यहाँ तक आपका 61 आपका B जो है, ये 61A नहीं चल रहा है, ये 61B चल रहा है सारे, ठीक है। 61B का पार्ट A मैंने पहले बता दिया जो कि था शेड्यूल्ड एरिया, पार्ट B में है ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, पार्ट C में आपका शेड्यूल्ड ट्राइब है। उसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे 61C में क्या डिफाइंड है, तो स्कोप और एक्सटेंट डिफाइंड है आपका, स्कोप और एक्सटेंट डिफाइंड है। 61D में क्या डिफाइंड है, ये इंपॉर्टेंट है 61D, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये किसी इंपॉर्टेंट, तो एग्जाम्पशन मिला गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको पहले मैं इरेजी कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अब 61D जो है, अब यहाँ पे जो है एग्जाम्पशन मिला गया है, किसको दिया गया है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को कुछ यहाँ पे एग्जाम्पशन दिया गया है यहाँ पे। तो इन रिस्पेक्ट मतलब वो लोग जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो स्पिरिट है वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं बाय डिस्टिलेशन, उसको पजेस भी कर सकते हैं और कंज्यूम भी कर सकते हैं, उनको किसी तरह का परमिशन नहीं चाहिए, ठीक है। बट उनमें बस एक वहाँ पे वो है कंडीशन है कि वो लोग जो मैन्युफैक्चर जो करेंगे तो डिस्टिलेशन से स्पिरिट बनाएंगे तो, बट उन्हें वो सेल नहीं कर सकते हैं, सेल करने का राइट उनके पास नहीं है। और भी क्या है कि वो लोग बना सकते हैं डिस्टिलेशन से बिल्कुल बनाए, बट उनके पास जो मैक्सिमम जो होगा आपका वो आपका जो होगा 5 लीटर पर हाउस होल्ड, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और ये जो आपका लिमिट है, ये जो ग्राम सभा जो चाहे तो इसे रिड्यूस भी कर सकता है। अभी तो 5 लीटर जो है वो है, बट अगर ग्राम सभा चाहे तो इस चीज़ को वो रिड्यूस कर सकता है। तो 61D याद रखना है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उन्हें किसी भी तरह का वो नहीं चाहिए, लाइसेंस नहीं चाहिए मैन्युफैक्चर करने के लिए स्पिरिट का बाय डिस्टिलेशन। वो चाहे तो अपने मनोरंजन के लिए, अपने फेस्टिवल के लिए, अपने मतलब अपने के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो कर सकते हैं, बना सकते हैं, बट लेकिन उनके पास क्या अधिकार नहीं है, तो सेल करने का अधिकार नहीं है। साथ ही साथ कितना मैक्सिमम लिमिट वो परचेज कर सकते हैं, तो 5 लीटर है। साथ ही साथ जो ग्राम सभा है वो चाहे तो इसको इस लिमिट को रिड्यूस भी कर सकता है। 61D में कहा गया ये बात। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका 61E में। अब 61E क्या बोलता है कि पावर ऑफ ग्राम सभा टू रेगुलेट एंड प्रोहिबिट मैन्युफैक्चर सेल विदिन इट्स टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। अब यहाँ देखिए, अब ग्राम सभा का पावर बता रहा है GS। अब ग्राम सभा का यहाँ पे पावर बताया जा रहा है कि वो चाहे तो रेगुलेट कर सकता है, वो चाहे तो प्रोहिबिट कर सकता है, किस चीज़ का, तो मैन्युफैक्चर सेल एटसेट्रा विदिन इट्स टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। मतलब अगर मान लीजिए जिस एरिया में ग्राम सभा है तो वो अपने टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में चाहे तो मतलब क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है और प्रोहिबिट भी कर सकता है सेल मैन्युफैक्चर। मतलब इसका मतलब ये है कि जो मतलब आपका पहले से है, जो आपका मतलब जो प्लांट हो गया, जो आपका मतलब जो जहाँ पे बनता है आपका डिस्टिलरी वेयर, वो आपका अगर पहले से इस एक्ट आने से पहले तो उस पर तो नहीं होगा, बट अगर जो न्यू बनेगा उसके बाद मतलब जो न्यू बनेगा वहाँ पे किसी तरह का डिस्टिलरी या किसी तरह का ब्रूअरी अगर बनना है तो वहाँ पे पहले ग्राम सभा का परमिशन लेना पड़ेगा। पहले ग्राम सभा चाहे तो उसको प्रोहिबिट कर सकता है वहाँ पे, लेकिन जो पहले से है उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो 67E हो गया। अब 67F जो है यहाँ पे इन्फोर्समेंट ऑफ डिसीजन जो है ग्राम सभा का, तो वो अब जो डिसीजन जो होगा ग्राम सभा का उसको इन्फोर्स कौन कराएगा, तो ग्राम पंचायत कराएगा या स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है। तो 67F में कहा गया ये बात, पावर टू मेक रूल्स, सेक्शन नंबर 62, दैट्स ऑल। बस यहीं तक था आपका ये छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।